देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है और स्क्रीन शेयर में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 6 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम लोग इलास्ट्रेशन 7 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग को ना इंसॉल्वेंसी वाला दिया। वैसे तो देखो सारा कंसेप्ट ही मेरा बोला हुआ है एक्सेप्ट एकोमोडेशन बिल, जो कि आज बता देंगे एकोमोडेशन बिल क्या होता है, उस पे क्वेश्चन भी कर लेंगे। इंसॉल्वेंसी भी मेरा बोला हुआ है कि अगर किसी वजह से जो ड्रॉई है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन देखने से और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसा ट्रांजेक्शन होगा। गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. देखिए इलास्ट्रेशन 7 में क्या बोला है। हाँ देखो, बोल रहा है मिस्टर डेविड ड्रॉज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन 1/1/2022 फॉर 6,000 एंड 10,000। तो डेविड ने दो बिल ड्रॉ किया है, ठीक है, एक 6,000 का एक 10,000 का। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 6,000 मतलब ये फर्स्ट वाला बिल इज फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, तो ये बिल का जो ड्यूरेशन है, जो 6,000 वाला बिल है उसका जो टर्म है वो है 2 मंथ का। ठीक है, वाइल द बिल एक्सचेंज फॉर 10,000, लेकिन जो और एक बिल था 10,000 का, दोनों ड्रॉ कब हुआ था? ड्रॉ सेम डेट पे ही हुआ था, 1/1/22 पे ही ड्रॉ हुआ था। ठीक है, लेकिन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। Good morning, ma'am. अच्छा, लेकिन देखो इसका टर्म जो है, इसका टर्म बोला है फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो दो बिल ड्रॉ सेम डेट पे हुआ है लेकिन दोनों का टर्म्स अलग अलग है। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है दीज बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस। ये दोनों बिल ही जिस पे ड्रॉ हुआ है ना वो एक ही पर्सन है। ये दोनों बिल ड्रॉ जो हुआ है, ड्रॉ जो किया है, और ये जो है यहाँ पर देखो मिस्टर डेविड ने ड्रॉ किया है। ठीक है, मिस्टर डेविड ने ड्रॉ किया है। और ये बिल ड्रॉ जिसके जिसके ऊपर हुआ है, मतलब डेविड कौन हो गया? ड्रॉयर। ठीक है, और ड्रॉई कौन हो गया? ड्रॉई हो गया है हम लोगों का यहाँ पर देखो थॉमस। ठीक है, ड्रॉई हो गया है थॉमस। ऑन 4/3/2022 मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विथ इंटरेस्ट 18% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ठीक है, मिस्टर थॉमस ने मिस्टर डेविड को रिक्वेस्ट किया है, किस बात के लिए? बोल रहा है कि रिन्यू कर दो फर्स्ट वाला बिल। फर्स्ट वाला बिल मतलब ये वाला। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में पहला जो नंबर पे बिल बोला है उसी को हम लोग फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, तो 6,000 वाला बिल को रिन्यू करने बोल दिया है, कितने दिन के लिए? 2 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये 6,000 वाला रिन्यू करना पड़ेगा फॉर 2 मंथ्स, ऐसा रिक्वेस्ट जो है थॉमस ने किया है। मिस्टर डेविड एग्रीज टू दिस प्रपोजल, और डेविड जो है वो एग्री हो चुके हैं इस प्रपोजल पे। ठीक है, on 20th of March 2022, Mr. Thomas retired the acceptance for 10,000. The interest rebate that is discount being 100। बोल रहा है कि ये जो 10,000 वाला बिल था उसको उन्होंने टाइम से पहले ही दे दिया। देखो जब भी क्वेश्चन में तुम लोग को रिटायर्स वाला लैंग्वेज मिलेगा, रिटायर्स का मतलब क्या होता है? रिटायर्स का मतलब होता है कि टाइम के पहले पेमेंट कर देना। तो 10,000 का जो पेमेंट था वो उन्होंने रिटायर किया है, और इसीलिए देखो इनको रिबेट मिला है कितना? 100। ठीक है, अच्छा अब ये इन्होंने कब रिटायर किया? बोल रहा है कि 20th of March। ठीक है, लेकिन इसका टर्म अगर 3 मंथ्स था, पहले मुझे बोलो कि ये पेमेंट कब करना था। पहले मुझे बोलो, मुझे ड्यू डेट बताओ, फिर मैच्योरिटी डेट हम ऐड करके लिख देंगे। बोलो ड्यू डेट क्या होगा? इसका ड्यू डेट क्या होना चाहिए 1 Jan का 3 मंथ्स बाद? बोलो बोलो ड्यू डेट क्या होगा? अरे बोलो। मैम फर्स्ट मैम अप्रैल 1 मार्च। 1 मार्च। अच्छा देख, अप्रैल मैम। अप्रैल। अच्छा देख, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम।
अच्छा, ड्यू डेट 3 मंथ्स होने से कब होगा? 1 जैन से लेके 1 फेब 1 मंथ, 1 फेब से लेके 1 मार्च 2 मंथ्स, 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल होगा ना। तो तुम लोग काउंट करके देखो, नहीं तो गलत बोल रहे हो ना। मार्च कैसे होगा? अप्रैल हो रहा है, 1 अप्रैल ड्यू डेट होगा, ठीक है। और मैच्योरिटी डेट अगर पूछेंगे तो हो जाएगा इसमें 3 दिन ग्रेस ऐड करने के बाद, 3 डेज ऐड करने के बाद 4 अप्रैल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने 20 मार्च को दिया। अब इंटरेस्ट ना देखो, यहाँ पर एक अच्छा बात है, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। वो एक कंफ्यूजन होता है ना तुम लोगों की, कब से कब तक का कैलकुलेशन करें। जो मैंने लास्ट दिन बताया था कि कोशिश करो डेज को इग्नोर करने का, तो यहाँ पर बच गए हम लोग। देखो यहाँ हमने हमें करना ही नहीं है, क्योंकि हमें डिस्काउंट खुद ही बता दिया है 100, तो हम लोग उसी से एंट्री करेंगे। नहीं तो हमें ना परसेंटेज बताता है, इंटरेस्ट का परसेंटेज नहीं दिया है, मतलब हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है। हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल। ये रिन्यू बिल का ड्यू डेट कब होने वाला है मुझे बोल सकते हो? इन्होंने 1 जैन को ड्रॉ किया था और रिन्यू करने बोला 2 मंथ्स के लिए। फिर आगे ये रिन्यू करने कब बोला था? देखो, दिस बिल्स आर एक्सेप्टेड मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विथ इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम फॉर 2 मंथ्स पीरियड। अच्छा, कब आके बोला है ये बात? अगर हमें नहीं बोला है तो ऑब्वियसली जब पेमेंट करने का टाइम हुआ होगा, इन्होंने बोला हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, मेरा बिल को रिन्यू कर दो। तो मुझे बोलो कि ये बिल का ड्यू डेट फिर कब होता? मतलब ये जो रिन्यू हो गया इसका ड्यू डेट कब होता? बोलो। पहले तो इसका कैसे निकालोगे? पहले तो 1 जन 22 में ये ड्रॉ हुआ था, तब ये 2 मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ था, तो तब इसका ड्यू डेट कौन सा था? बोलो बोलो। मैम 1 मार्च। मैम को ड्यू डेट 1 मार्च को था। 1 मार्च, ठीक है। तो जैन टू फेब, फेब टू मार्च, ड्यू डेट 1 मार्च को था। अब ये ड्यू डेट पे आया होगा बोलने के लिए, या फिर 3 दिन ग्रेस लगा के मान लो 4 मार्च को आया होगा बोलने के लिए। यहाँ डेट बोला नहीं है तो मान लेते हैं कि वो 4 मार्च को आएगा। क्यों? देखो इसमें एक प्रैक्टिकल सेंस ये हम लोग लगाएंगे, अगर किसी को पैसा देना है 1 तारीख को, लेकिन वो चाहे तो 4 तारीख को भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 दिन ग्रेस उसे मिलेगा। तो फिर वो ऐसे सोच ही सकता है ना कि हम 3 दिन और कोशिश कर ले, तो उसके बाद ही जाएंगे बोलने के लिए कि हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डेट नहीं दिया है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। बोल रहा है कि इसको फिर 2 मंथ्स के लिए रिन्यू कर दो। इसको 2 मंथ्स के लिए रिन्यू करने कर देते हैं, तो इसका ड्यू डेट कब आएगा? नेक्स्ट बोलो। 2 मंथ्स के लिए अगर रिन्यू कर देंगे तो इसका ड्यू डेट कब आएगा? बोलो। 4th में। हाँ, 4 मई, ठीक है। 4 मई यानी 4-5 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग मैच्योरिटी डेट निकालना चाहे तो इसमें 3 दिन ग्रेस ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 7 मई, ठीक है। 7 मई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बोला है 18% पर एनम पे हमें 2 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। रिन्यू हुआ है बोल के, तो मुझे बोलो इंटरेस्ट कितना होगा? अच्छा ठीक है, चलो पहले लिख लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद ही तुम लोगों से पूछ लेंगे, एक एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 चीज है, वो दोनों चीज तुम लोग को समझना पड़ेगा। 2 बिल का अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को लिखना। इलस्ट्रेशन 7, ठीक है। अच्छा, किसके बुक्स में एंट्री करने बोला है? सिर्फ डेविड के बुक्स में एंट्री करने बोला है। तो इन द बुक्स ऑफ डेविड, हम और पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट वो सब नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट जो है एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। 1/1/2022, ठीक है। सबसे पहले जो है बिल ड्रॉ हुआ है, 2 बिल 6000 और 10,000 का। तो एंट्री क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, फिर से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। इसमें तुम लोग ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो कि ये फर्स्ट वाला बिल है, ये सेकंड वाला बिल है, तो ऐसे नंबर 1 नंबर 2 लिख सकते हैं हम लोग। 2 जिसपे ड्रॉ हुआ है थॉमस, यही नाम था शायद, 1 मिनट देख लेते हैं, नाम तो भूल गए, नाम हाँ थॉमस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 6000, यहाँ हो गया 10,000 और ये हो गया 16,000। बी बिल्स drawn on Thomas for 6,000 रुपीज, 6,000 एंड रुपीज 10,000। मैंने नॉर्मल सा जो है नरेशन लिखा है, तुम लोग चाहो तो इससे अच्छा भी लिख सकते हो, लेकिन
इतना ही लिखो जितना टाइम मतलब बचा पाओ, ऐसा नहीं कि नरेशन लिखते रह गए और क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो गया, बिल्स ड्रॉ हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था, बोल रहा है कि 6,000 इज फॉर 2 months था और ये 3 months था। दिस बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस। फिर उसके बाद ऑन 4th March 2022 मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट डेबिट टू रिन्यू द फर्स्ट बिल, ठीक है। तो फर्स्ट बिल अगर रिन्यू करना पड़ेगा, कब रिन्यू करना पड़ेगा, यहाँ पर बोल दिया था, डेट बोला था, ठीक है, 4th March को। अच्छा, डेट हमें बता दिया है 4th March 22। हम बोल रहे थे ना डेट नहीं बोला है, लेकिन डेट बोला है, मैंने ध्यान नहीं दिया, 4th March को। तो 4th March इसका ना मैच्योरिटी डेट था। तुम लोग देखो, ये पहला बिल ना 3 months का था। एक बार देख लो, ये पहला बिल जो है, एक सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं, ये पहला बिल सॉरी 2 months का था, ठीक है। ये 2 months का था, ये वाला 3 months का था। तो इस बिल को रिन्यू करवाने के लिए ये डेट क्वेश्चन खुद ही दिया है कि इस डेट को इन्होंने रिन्यू करवाने का सोचा। तो इन्होंने कब रिन्यू करवाया, मैच्योरिटी डेट में देखो, 1 Jan से लेके 1 Feb से लेके 1 March। तो इनको 4 तारीख को पेमेंट करना था, तो ये 4 तारीख को आए, लेकिन पेमेंट के जगह रिक्वेस्ट कर गए कि बिल को रिन्यू कर दो। अब क्वेश्चन हमें खुद से डेट दे देगा, तो हमें कुछ सोचने का जरूरत नहीं, हम लोग इसी डेट पे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले बिल रिन्यू होने से क्या होता है, जो ओल्ड बिल है, ठीक है, जो ओल्ड बिल है वो जो है, एक सेकेंड रुको, हाँ, जो ओल्ड बिल है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, देखो, ओल्ड बिल जो कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल मेरा डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल। टू बिल्स रिसीवेबल 6,000 हो जाएगा। और यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा हम लोग का, बोलो डेबिट क्या होगा, मिस्टर थॉमस, ठीक है, थॉमस अकाउंट। हाँ थॉमस, 6,000 being बिल, ओल्ड बिल कैंसिल, ऐसे लिख सकते हो गया, ओल्ड बिल कैंसिल हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ देखते हैं ट्रांजैक्शन में। बोल रहा है दिस बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय, अच्छा फिर ये हो गया, रिक्वेस्ट रिन्यू हो गया, ठीक है। डेबिट, ये रिन्यू होने के लिए देखो अमाउंट कितना हो रहा है, बोल रहा है कि रिन्यू द फर्स्ट बिल विथ इंटरेस्ट 18% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 months। मिस्टर डेविड एग्रीज टू द प्रपोजल ऑन 20th of March 2022 रिटायर्स द एक्सेप्टेंस। अच्छा ठीक है, पहले अब रिन्यू कर देते हैं, ये तो पहले ओल्ड बिल को कैंसिल कर दिया, रिन्यू करने का मतलब है फिर से नया बिल एक्सेप्ट होगा। डेट कौन सा होगा, वही 4th March ही रहेगा, ठीक है, उसी दिन कैंसिल हुआ उसी दिन एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हो जाएगा। बोर्डটা নিজেই বন্ধ হয়ে গেল, খেয়াল করিনি, কিছু হবে না। আমি আসলে একা একা করছি বলে अच्छा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहाँ पर कितने का नया बिल्स ड्रॉ हो रहा है, 6,000 वाला नया बिल ड्रॉ हो रहा है, लेकिन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। देखो, फर्स्ट बिल विथ इंटरेस्ट 18% पर एनम, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा, तो बिल का अमाउंट हमारा चेंज होगा। अभी हम 6,000 नहीं लिख रहे, ठीक है। फिर टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट और टू मिस्टर थॉमस, ठीक है। नॉर्मली देखो बिल ड्रॉ का एंट्री क्या होता है, नॉर्मली बिल ड्रॉ का एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल टू थॉमस, तो बिल्स रिसीवेबल टू थॉमस भी होगा, लेकिन इंटरेस्ट भी क्यों लिख दिया, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ रिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब इंटरेस्ट का तुम लोग कैलकुलेशन करके मुझे बताओगे कितना बिल का फिर टोटल अमाउंट होगा। देखो, बिल तो 6,000 का है, इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा, जितने दिन के लिए जो है यहाँ पर बिल को एक्सटेंड किया गया है। तो देखो, बिल को फर्दर एक्सटेंड किया गया है कितने दिन के लिए, 2 months के लिए। तो मुझे तुम लोग अपना अपना कैलकुलेशन करके बताओगे इंटरेस्ट कितना होगा, बोलो इंटरेस्ट कितना होगा, हम यहाँ पर दिखा 180, हाँ सही बात है, 180 होगा। ये देखो 6,000, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा, इनटू इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन हमें दे दिया होगा, इन 18% पर एनम। तो इसका मतलब ये पूरे ईयर का है, और हम लोगों ने एक्सटेंड कितने, अगर हम डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो पर मंथ का मुझे इंटरेस्ट पता चल जाएगा। मुझे 2 months का मतलब थॉमस को 2 months का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसने 2 months का और भी एक्सटेंशन मांग लिया है, ठीक है। तो 6,000 इंटू 18% डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6, यानी 180, ठीक है, 180। और पहले से बिल कितने का था, पहले से बिल तो था हम लोग का 6,000 का, ठीक है, और दोनों मिला के बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा 6,180, ठीक है। तो एंट्री ऐसा होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू मिस्टर थॉमस, ठीक है, तो इतने का बिल हो जाएगा।
अच्छा, अब इसका नैरेशन क्या लिखोगे? इसका नैरेशन लिखो being bills renew, being bills renew with 18% per annum इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, ऐसे लिखने से ही समझ में आता है किस बात का नरेशन था हम लोग का। ठीक है, अच्छा ये हम लोग का रिन्यू हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला था डेविड ने? यहाँ पर फिर बोला है ऑन 23 थॉमस ने जो 10,000 वाला बिल था वो टाइम से पहले रिटायर कर दिया। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा 23 2022। ठीक है, और टाइम से पहले रिटायर कर दिया तो फिर एंट्री क्या होगा? तो टाइम के पहले अगर पेमेंट कर दिया तो फिर इसको पैसा मिल गया है थॉमस से, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और रिबेट देना पड़ेगा, तो रिबेट अकाउंट डेबिट, छूट देना पड़ेगा ना। और 2 हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, 2 बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, कौन सा वाला कैंसिल हो रहा है? 10,000 वाला। उसको देखो हम लोगों ने नंबर 2 लिखा था, तो यहाँ पर तुम लोग चाहो तो नंबर 2 लिख सकते हो ताकि समझ में आ जाए कौन सा कैंसिल हो रहा है। नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा 10,000। ठीक है, अच्छा रिबेट कितने का देना पड़ा? 100 रुपीज। क्वेश्चन में बता दिया है तो हम लोग सिर्फ 100 लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 9900। ठीक, ठीक है, तो ये 9900 ही होगा, माइनस करके देख लो। तो यहाँ पर हो गया बीइंग द अमाउंट received, being the amount received on retirement of bill नंबर 2। ठीक है, सेकंड वाला बिल जो है वो टाइम से पहले उन्होंने पेमेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग चाहो ना तो इस बिल को नंबर 1 लिख सकते हो। ये वाला, ये जो कैंसिल हो रहा है नंबर 1 वाला कैंसिल हो गया, नंबर 1 डेबिट हुआ था, नंबर 1 क्रेडिट हो गया। ठीक है, और ये जो है ये नंबर 3 हो गया, थर्ड टाइम बिल ड्रॉ हुआ। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद मिस्टर थॉमस ने क्या किया? देखो बोल रहा है कि जो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, जो बिल को रिन्यू किया था, मतलब ये 6,000 वाला जो रिन्यू होने के बाद अमाउंट जिसका इतना बन गया था, वो बिल जो है मिस्टर थॉमस इंसॉल्वेंट हो गए पैसा देने के पहले। और बोल रहा है कि 50 पैसा इन ए रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। बोल रहा है सिर्फ 50 पैसा ही उनसे हमें मिल सकता है। 50 पैसा मतलब हो गया कि 50% हमें मिलेगा, 50% नहीं मिलेगा। मतलब 1 रुपए अगर उनसे मिलने वाला है तो हमें 50 पैसा मिलेगा। 50 पैसा इन ए रूपी, मतलब 1 रुपीज के बदले ओनली 50 पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें उनसे अगर 6,180 मिलने वाला था तो उसका 50% ही मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसका एंट्री क्या होगा? तो पहला बात है, ये बात हमें कब पता चलेगा? देखो यहाँ पर हमें नहीं बोला है कि मिस्टर थॉमस आके कब हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे कि इस बिल का ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट क्या था। तो इसका मतलब मैच्योरिटी डेट तक जो है डेबिट वेट करेंगे, पैसा मिलने वाला है, तब उनको पता चल जाएगा कि अच्छा मिस्टर थॉमस तो दे नहीं पाएंगे, वो तो बोल रहे वो इंसॉल्वेंट हो गए। तो इसका एंट्री कब होना चाहिए? 7 मई को। मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को पूछा था ना, तुम लोगों ने डेट कैलकुलेट करके बताया। ये वाला देखो, तो ये जो बिल था ना 6,000, ये पहले तो हम लोग का ये 6,000 वाला बिल 2 मंथ्स का था, तब हम लोग का इसका ये देखो इस तरीके से जैन टू फेब, फेब टू मार्च। ठीक है, ये हम लोग का ड्यू डेट बन रहा था, 3 दिन ग्रेस लगा के 4 मार्च हम लोग का मैच्योरिटी डेट बन रहा था, और 4 मार्च को ही ये बिल फिर से रिन्यू हुआ फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, तब इसका मैच्योरिटी डेट कब बनेगा? 4 मार्च से 4 अप्रैल, 4 अप्रैल से 4 मई। ठीक है, अब 4 मई में अगर हम लोग 3 दिन ऐड करेंगे तो 7 मई हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 7 मई को हम लोग इस डेट इसका एंट्री पास करेंगे। जब तक वो कंफर्म नहीं करते कि पैसा नहीं दे पाएंगे तो हमें कोई डेट नहीं बोला है, तो हम लोग मैच्योरिटी डेट तक ऑब्वियसली वेट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? पहले तो थॉमस का बिल जो है वो हमें कैंसिल कर देना है। ठीक है, मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर कोई बिल का पैसा हमें नहीं मिलता है ना, ठीक है, मतलब वो किसी भी वजह से डिसऑनर होता है, जैसे इनका इंसॉल्वेंसी की वजह से हुआ, तो पहले उस बिल को कैंसिल कर देना होता है। तो हम लोग पहले उस बिल को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बिल के अगेंस्ट में हमें वैसा कुछ पैसा नहीं मिलेगा। हमें थॉमस से कैसे पैसा मिल रहा है?
उनका प्रॉपर्टी वगैरह बेच के 50% पैसा मिल जाएगा। तो जितना मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं बैड डेट डेबिट। ठीक है, ये सब एंट्री मैंने तुम लोग को लिखवाया था जब मैंने नोट्स लिखवाया। ठीक है, टू मिस्टर थॉमस ऐसे एंट्री होगा। ठीक है, टू मिस्टर थॉमस। तो यहाँ पर देखो कितना मिलेगा। अच्छा, इसका नरेशन लिख देते हैं। बीइंग द अमाउंट ड्यू, बीइंग द अमाउंट ड्यू from Thomas, being amount due from Thomas on dishonor of his acceptance, dishonor of his acceptance। ठीक है, उनके एक्सेप्टेंस को उन्होंने डिसऑनर किया, तो ये एंट्री हम लोगों ने पास किया। और उनसे हमें कितना मिल जाएगा, देखो 6180 का हाफ कैलकुलेट कर लो। देखो 1 रुपए के जगह अगर 50 पैसा मिलेगा तो 6180 के बदले कितना मिलेगा, 6180 इंटू 0.5 यानी 3090, वही हाफ मिलेगा। ठीक है, 3090 मिलेगा, 3090 नहीं मिलेगा, 6180 ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर लिखो बीइंग द अमाउंट received from Mr. Thomas at 50 पैसे per rupee as become insolvent, as become insolvent। ठीक है, नरेशन तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैंने लिखा है बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर थॉमस, मिस्टर थॉमस से ये अमाउंट मिल रहा है, किस बेसिस पे मिल रहा है, 50 पैसा पर रुपये के बेसिस पे, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, एज बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हम लोग का देखो पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इंसॉल्वेंसी का था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इलस्ट्रेशन 8 क्या बोला है यहाँ पर, देखो रीता ओड 1 लाख टू श्रीमन। ठीक है, ऑन 1 October 2021 रीता एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय श्रीमन फॉर द अमाउंट एट 3 months। मतलब यहाँ पर ड्रॉयर कौन है, रीता ने बिल एक्सेप्ट किया है तो इनके पास बीपी आएगा, तो ये बन गए हैं ड्रॉई, ये बन गई है ड्रॉई। ठीक है, और श्रीमन जो है ये ड्रॉयर है। इसका मतलब कौन किसको उधार दिया था, ऑब्वियसली श्रीमन ने रीता को उधार दिया होगा, तभी वो उस पे बिल ड्रॉ किया। रीता ओड 1 लाख टू श्रीमन, श्रीमन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक फॉर 99,000। अब ये जो 1 लाख का बिल है, क्योंकि 1 लाख का उधार हुआ था तो 1 लाख का ही बिल ड्रॉ हुआ था, 1 लाख के बिल को डिस्काउंट करवा लिया है श्रीमन ने बैंक के पास जाके 99,000 पे। ठीक है, 3 October 2021 को बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच्ड श्रीमन फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। ड्यू डेट के भी पहले, ड्यू डेट के पहले इन्होंने क्या किया, 3 months के बाद ड्यू डेट आने वाला था, तो 1 October को अगर ड्रॉ हुआ था तो ड्यू डेट कब आने वाला था, 1 October टू 1 November, 1 November से 1 December, 1 December से लेके 1 Jan, 1 Jan को होने वाला था ड्यू डेट। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उसके पहले रीता ने श्रीमन को अप्रोच किया कि बिल को रिन्यू कर दो। ठीक है, डेट नहीं बताया है। श्रीमन एग्रीड ऑन द कंडीशन, श्रीमन एग्री हो गया दैट, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दिया, क्या बोला, 50,000 इमीडिएटली पे कर दो टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट at 12% per annum for 3 months and for the balance Rita should accept a new bill at 3 months। मतलब श्रीमन ने क्या बोला कि मुझे तो 1 लाख मिलने वाला था, हम बिल रिन्यू कर देंगे, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, हम पूरे अमाउंट का रिन्यू नहीं करेंगे, मुझे 50,000 पे करो इमीडिएटली और 50,000 मुझे कैश पे करो, प्लस उसके साथ मुझे क्या पे करना है, प्लस उसके साथ मुझे पे करो 12% पर एनम इंटरेस्ट बेसिस पे 3 months का इंटरेस्ट मुझे पे करो। ठीक है, क्योंकि ये जो बिल है ये फर्दर 3 months रिन्यू होने वाला है। ये देखो, पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम फॉर 3 months एंड फॉर द बैलेंस रीता शुड एक्सेप्ट ए न्यू बिल। तो मुझे एक चीज बताओगे तुम लोग, न्यू बिल कितने का बनेगा, न्यू बिल कितने का बनेगा, बोलो मैम 50,000। हाँ 50,000। ये देखो 1 लाख का पूरा ओल्ड बिल था। ठीक है, अब नहीं पेमेंट करने पे क्या कंडीशन दिया गया, 50,000 पे कर दो
और जो इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा ना, इंटरेस्ट क्यों बनता है, फर्दर रिन्यू करने के लिए जो डिले टाइम होता है उसके लिए इंटरेस्ट होता है। बोल रहे कि 50,000 पे करो इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट तुम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बाकी बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस कितना हुआ 50,000, इस पे जो है नया बिल ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस इसी पे तुम लोग को एंट्री करना है। रीता शुड एक्सेप्ट ए न्यू बिल फॉर 3 मंथ्स, तो इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा, 3 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि बिल को जितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया जाता है उतने का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो नया बिल अगर 3 मंथ्स का होगा तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस अरेंजमेंट्स वेर कैरिड आउट, ये सारे काम कर लिए गए, बट आफ्टरवर्ड्स रीता बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। लेकिन ये बिल जब पे करने का बारी आया तो रीता हो चुकी है इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंसी ऐसा है कि उनको 40% ही वो पे कर सकते हैं, जितना किसी को भी उनसे मिलने वाला है वो उसका 40% दे पाएंगे। ठीक है, मतलब 50,000 का 40% ही वो दे पाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, हमें जर्नल एंट्री पास करना है। अब ब्रैकेट में अगर विद नैरेशन दे दिया है तो नैरेशन देना लेकिन मैंडेटरी है, अगर बोल देगा विदाउट नैरेशन तो नैरेशन देना नहीं पड़ेगा। किसके बुक्स में एंट्री करना है, सीरीमन के बुक्स में एंट्री करना है। ठीक है, तो हम लोग इलास्ट्रेशन 8 करते थे। इलास्ट्रेशन 8 in the books of अब देखो, तो सीरीमन को एंट्री करना है, तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा, पहले तो वो 1 अक्टूबर को रीता के ऊपर बिल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, पहले उन्होंने रीता को जो है पैसा उधार दिया है, तो मुझे बोल सकते हो उधार देने का एंट्री क्या होता है, बोलो लोन देने का एंट्री क्या होता है। अरे बोलो, लोन देने का एंट्री क्या होता है। मैम जिसके अकाउंट में पैसा मतलब लोन का पैसा जाएगा तो उसका तो बैंक मतलब रिसीवर के बुक में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। সিরিমানের বলো, শ্রীমান কি রিসিভার না পেয়ার, লোন দিয়েছে না লোন নিয়েছে। ম্যাম ও ও করে তাহলে ও পাবে, মানে রিতা লোন নিয়েছে। তাহলে বলো সিরিমান তো লোন দিয়েছে, লোন দেবার এন্ট্রি ম্যাম বলতে হবে। তাহলে রিতা যদি লোন নিয়ে থাকে তাহলে আহ, রিতার বুকসে হবে ও সরি না না ম্যাম শুধু শ্রীমানের বুক, প্রিমিয়াম। আচ্ছা শ্রীমানের বুকসে হবে ম্যাম লোন টু রিতা অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু লোন অ্যাকাউন্ট, এরকম কিছু একটা হবে। লোন ক্রেডিট রিতা অ্যাকাউন্ট ম্যাম ডেবিট টু লোন টু লোন, রিতা অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক, মানে ওর থেকে তো টাকাটা চলে যাচ্ছে। লোন টু রিতা অ্যাকাউন্ট ডেবিট, লোন ডেবিট হলে তো লোন ক্যান্সেল হয়ে গেল। लोन কথাটা লেখার দরকার তো নেই। देखो ऐसा एंट्री होगा, रीता अकाउंट डेबिट, रीता से फ्यूचर में पैसा मिलेगा टू कैश। ठीक है, ये पैसा हम लोगों ने उनको उधार दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी लोन गिवन टू रीता। ठीक है, रीता को लोन दिया गया, ये एंट्री होना चाहिए ना, और जिसने दिया वो एंट्री करेगा इस तरीके से। देखो ये तो जिसने दिया, जिसको मिलेगा, अगर वो एंट्री में करना होता तो रीता क्या एंट्री करती, कैश टू सीरीमन। ठीक है, बाद में वो पैसा दे देना पड़ेगा। अच्छा, अब बिल ड्रॉ होगा तो बिल्स रिसीवेबल, हम ऐसे बीआर लिख दे रहे हैं, तुम लोग जब एग्जाम में लिखोगे पूरा लिखना। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीता। बीइंग बिल्स ड्रॉन। ठीक है, ये बिल ड्रॉ हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखो बिल ड्रॉ हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 मंथ्स का बिल्स डिस्काउंट करवा लिया है 3 अक्टूबर 2021 को, हमें डेट दे दिया है 3 अक्टूबर, अक्टूबर मतलब 10 ही होगा। थर्ड अक्टूबर मतलब 10। ठीक है, 3 अक्टूबर को जो है 21 को बिल रिन्यू हुआ, ये भी 21 को। बिल जो है ये
डिस्काउंट करवा लिया है, तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू BR। ठीक है, तो देखो कितने का बिल था, 1 लाख का बिल था। कितने में डिस्काउंट करवाया, हमें पूरा चीज क्वेश्चन में गिवन है। देखो हमें डिस्काउंट करवाया है 99,000 हमें मिला है, तो डिस्काउंट अमाउंट बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। निकाल लो, 1 लाख से 99,000 माइनस करने से जितना होगा उतना डिस्काउंटेड अमाउंट होगा 1,000। ठीक है, तो यहाँ पर बी बिल्स डिस्काउंटेड, ये बिल डिस्काउंट हो गया। ठीक है, 3 अक्टूबर को। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ देखो, बिफोर द ड्यू डेट के पहले रीता ने श्रीमन को अप्रोच किया कि बिल को रिन्यू कर दो। श्रीमन ने बोला ठीक है कर देंगे, लेकिन मुझे 50,000 पे कर दो और रिन्यू करने पे जो इंटरेस्ट बनता है वो भी मुझे पे कर दो। ठीक है, तो फिर एंट्री क्या होगा, जैसे ही कोई ओल्ड बिल कैंसिल होता है हमें पहले कैंसिलेशन एंट्री देना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग कैंसिलेशन एंट्री देंगे। अब देखो इसमें ना हमें कोई डेट नहीं बोला है, तो हम लोग कैसे दें, क्योंकि बिफोर ड्यू डेट बोला है। अब बिफोर ड्यू डेट तो कोई भी डेट हो सकता है, हमें कैसे पता, 1 अक्टूबर के बाद बिफोर ड्यू डेट तो कोई भी डेट हो सकता है, हमें तो नहीं पता। तो हम इसमें और डेट नहीं लिख रहे, क्योंकि डेट कैसे लिखे, क्योंकि बिफोर ड्यू डेट तो कौन सा डेट है, वो क्वेश्चन में हमें ऐसे बोला है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। तो उसमें हम डेट की जगह को जो है खाली रख रहे हैं। ठीक है, बिफोर ड्यू डेट जो बोला है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले जो ओल्ड बिल है उसे मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। ओल्ड बिल कितने का था, 1 लाख का था, तो मुझे ओल्ड बिल कैंसिल करना है। लेकिन मुझे एक चीज बोलो, अगर मैंने बिल को बैंक में डिस्काउंट करवाया है तो बिल किसके पास है, श्रीमन के पास है कि बैंक के पास है, बोलो। बिल किसके पास है, होल्डर ऑफ द बिल अभी कौन है, बोलो। किसी को नहीं पता है, बोलो, आवाज तो पेलाम। ম্যাম ব্যাংক হচ্ছে হোল্ডার এখন। हाँ ठीक बोलो, बैंक होल्डर है। ठीक है, नॉर्मली बिल कैंसिलेशन का हम लोग एंट्री क्या करते हैं, बिल ड्रॉ का रिवर्स एंट्री करते हैं। तुम लोग देख सकते हो, नॉर्मली हमें करना चाहिए रीता टू BR, जहां भी हम लोग बिल कैंसिल किए ना वहां पर रिवर्स एंट्री डालते हैं। देखो जैसे यहाँ पर कैंसिलेशन का एंट्री क्या था, थॉमस टू BR। ठीक है, पार्टी नेम टू BR। और एक जगह पे भी कैंसिलेशन का एंट्री किया था थोड़ी देर पहले यहाँ, अच्छा इस क्वेश्चन में नहीं, लास्ट क्लास में भी किया था। ठीक है, तो अब बोलो, अगर मेरे पास, हम रीता को तो डेबिट कर देंगे, रीता को तो डेबिट कर देंगे, लेकिन मेरे पास तो BR है नहीं कि हम BR को क्रेडिट करेंगे। देखो मेरा BR तो बैंक के पास चला गया, मेरे पास तो कोई BR है नहीं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बोलो, अगर रीता पेमेंट करने के लिए केपेबल नहीं है तो क्या बैंक वाला पेमेंट नहीं लेगा, या फिर बैंक वाला तो अपना पेमेंट लेगा ही लेगा, बोलो। बैंक वाला अपना पेमेंट ले, क्योंकि देखो ये पैसा किसको मिलने वाला था, अभी बैंक को मिलने वाला था, बैंक होल्डर था। अब बैंक तो श्रीमन को इन्फॉर्म करेगा ना कि रीता ने तो पेमेंट नहीं किया, इधर रीता ने पहले ही बता दिया है कि हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जब टाइम आएगा तो पेमेंट बैंक को कौन करेगा, क्योंकि बैंक किसी को फैसिलिटी नहीं देता है कि ठीक है हम बिल को रिन्यू कर देंगे। बैंक का वो सब सिस्टम नहीं है, बैंक बोलेगा मुझे मेरा पेमेंट मैच्योरिटी डेट पे मिल जाना चाहिए, नहीं मिलेगा तो बैंक का पेमेंट क्लियर कौन करेगा, बोलो। दो ही तो पार्टी है, श्रीमन और रीता, कौन पेमेंट करेगा, बोलो कौन पेमेंट करेगा, श्रीमन। श्रीमन पेमेंट करेगा, ऑब्वियसली रीता तो कर ही नहीं पाएगी, तो पेमेंट किसको करना चाहिए, क्योंकि बैंक में बिल लेके जो गया था वही पेमेंट करेगा। ठीक है, तो पेमेंट करने से देखो ऐसा एंट्री होगा, रीता को कैंसिलेशन के लिए रीता को हम लोग डेबिट करेंगे, और टू नॉर्मली हम लोग बिल्स रिसीवेबल लिखते हैं, कैंसिलेशन एंट्री। ठीक है, बिल का कैंसिलेशन एंट्री, लेकिन यहाँ पर टू BR नहीं लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये मैंने स्टार लगा दिया, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि BR हमारे पास है नहीं, तो एंट्री हो जाएगा टू बैंक। मतलब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कैसा हुआ कि रीता से 1 लाख लेना है, लेकिन अभी बैंक वाले को 1 लाख हमें देना है, तो ये एंट्री हो जाएगा, सॉरी नरेशन हो जाएगा, बीइंग बिल कैंसिल ड्यू टू
इनेबिलिटी ऐसे लिख दो टू पे इट बाय रीता। रीता तो पेमेंट ही नहीं कर पा रही है, तो रीता कैसे पेमेंट करेगी? तो जब ड्यू डेट आएगा तो बैंक को ये पेमेंट कर देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो यहाँ पर कैंसिल हो गया, ड्यू डेट पे पेमेंट हो गया। अब देखो रीता से क्या बात हुआ है कि 50,000 का पेमेंट कर दो विथ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को पहले ड्यू कर ले, कितना इंटरेस्ट होगा? रीता अकाउंट डेबिट, रीता से कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 2 इंटरेस्ट। चेक करते कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 50,000 का बिल रिन्यू हो रहा है, रिन्यू अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, बाकी तो वो पेमेंट कर ही रही है। तो 12% पर एनम बेसिस पे 3 मंथ्स का रिन्यू होने वाला है, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो 12 कैंसिल, 50,000 इंटू 3, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 1,500 हो जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट। ये मैंने ड्यू एंट्री लिख दिया है, ठीक है। बी इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। अब रीता से पेमेंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पेमेंट उसको करना है। वही बात हुआ है कि पहले पेमेंट कर दो, बाकी के लिए रिन्यू कर देंगे। पेमेंट कितना मिलेगा? पेमेंट मिल जाएगा यहाँ पर देखो 51,500। कैसे? 50,000 तो जो बैलेंस मतलब जो अमाउंट है 1 लाख का 50,000 प्लस उसमें 1,500 का इंटरेस्ट, 51,500 जो है ये अमाउंट रीता से रिसीव होगा। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रीता, बी अमाउंट रिसीव्ड। और बाकी 50,000 का जो है 50,000 जिसपे इंटरेस्ट दिया गया वो इंटरेस्ट का पैसा भी अभी रिसीव हो जा रहा है। फ्यूचर में सिर्फ 50,000 का बिल्स ड्रॉ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बैलेंस अमाउंट का बिल्स ड्रॉ कर दो। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीता 50,000, फिर से बिल्स ड्रॉ का एंट्री होगी। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, नया बिल जो है वो ड्रॉ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये बिल का भी वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बोल रहा है कि वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं। तो फिर क्या करना है? फिर से हमें बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे ही बिल का पेमेंट हमें नॉर्मल प्रोसेस में नहीं मिलता है तो हमें बिल को कर देना चाहिए कैंसिल। तो फिर से हो जाएगा रीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये जो नया बिल ड्रॉ हुआ ना वो वाला कैंसिल हो रहा है 50,000। मैम लास्ट एंट्री नरेशनটা একবার দেখাবেন? बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, रीता टू बीआर। देखो यहाँ पर क्या हुआ, बीइंग बीआर कैंसिल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी की वजह से बीआर कैंसिल हो गया। अब पेमेंट रिसीव करेंगे तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, जितना मिलेगा, जो नहीं मिलेगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रीता। 50,000 मिलने वाला था जो कि अभी नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? ओनली 40%। ये देखो 40% मिलेगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 20,000। तो 60% नहीं मिलेगा जो कि 30,000 हो जाएगा। बी receipt of 40% amount due to receipt of 40% amount due on, ऐसे लिख दो ड्यू ऑन बिल, ठीक है। 40% सिर्फ अमाउंट ड्यू जो था बिल पे, सिर्फ 40% रिसीव हम लोग कर पाए। तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ रीता, ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या कैलकुलेशन हुआ देखो। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम बता देते, सबसे पहले रीता को लोन दिया गया, फिर रीता पे बिल ड्रॉ हुआ, फिर उस बिल को ले जाके श्रीमन ने बैंक में डिस्काउंट कर लिया, ठीक है। अब रीता ने इन्फॉर्म किया कि पैसा नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो फिर बैंक वाला तो नहीं छोड़ेगा, बैंक वाले को श्रीमन पैसा देगा। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा? श्रीमन बोलेगा बैंक को हम पेमेंट कर देते हैं 1 लाख, लेकिन रीता से ये 1 लाख लेके ही मानेंगे। लेकिन रीता ने तो कुछ और ही स्टोरी बता दिया, बोला कि देखो हम 50, रीता ने बोला रिन्यू कर दो। तो फिर इन्होंने क्या बोला
कि देखो 50,000 मुझे अभी दे दो, देखो ये देखो 50,000 उससे ले लिया विद इंटरेस्ट, जितने अमाउंट का हम रिन्यू करेंगे बिल उस पे जितना इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट और बिल का अमाउंट मुझे अभी दे दो, ठीक है। तो 50,000 मुझे दे दो और जो है इंटरेस्ट कितना हो रहा है, बोल रहे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, जो बिल रिन्यू होता है, जितने अमाउंट का बिल रिन्यू होता है, टोटल 1 लाख का था, इतना रिन्यू इतना पेमेंट, तो जो रिन्यू हुआ उस पे इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन बताएगा, बिल्कुल क्वेश्चन बताएगा, कितने दिन का ड्यू एक्सटेंशन हुआ वो भी क्वेश्चन बताएगा। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हुआ और 3 मंथ्स के ड्यू इंटरेस्ट को रिसीव कर लिया है सीरीमन ने अलोंग विद अमाउंट 50,000, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, बाकी अमाउंट पे फ्रेश बिल ड्रॉ हो गया, ठीक है, बाकी अमाउंट पे फ्रेश बिल ड्रॉ हो गया। अब जब इस फ्रेश बिल का पेमेंट करने का टाइम आया तो फिर से रीता ने बोला हम पेमेंट नहीं कर सकते, अब तो हम इंसॉल्वेंट हो गए, तो पहले उस बिल को कैंसिल करना है, फिर जितना रिसीव हुआ वो डेबिट, बैंक डेबिट, जितना नहीं कर पाए बैड डेट डेबिट, क्योंकि आगे तो ये कुछ होगा नहीं ट्रांजैक्शन, ये तो कोई रिन्यू नहीं है, ये अब खत्म ही होने वाला है, क्योंकि रीता सिर्फ 20,000 ही दे पाएगी, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं दे पाएगी। तो यहाँ पर 30,000 बैड डेट डेबिट हो गया और ये हो जाएगा हम लोग का टू रीता, ठीक है। तो ये जो भी कंडीशन था उसके बेसिस पे हम लोग का एंट्री हो गई। अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। इलास्ट्रेशन 9 वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें एकोमोडेशन बिल का बात बोला गया, ठीक है। तो हम पहले तुम लोग को थोड़ा एकोमोडेशन बिल के बारे में बता देते हैं। एकोमोडेशन बिल क्या होता है, ठीक है। अभी तक देखो हम लोग जो भी बिल कर रहे थे ना वो होता है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल का मतलब जैसे कोई किसी से लोन लिया है या फिर कोई किसी से सेल परचेस हुआ है तभी बिल ड्रॉ हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ट्रेडिंग हुआ है, कुछ ना कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, इसी वजह से वो बिल ड्रॉ हुआ है। लेकिन एकोमोडेशन बिल का मतलब ये नहीं होता है कि ट्रेड हुआ है इसी वजह से बिल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। एकोमोडेशन बिल का मतलब होता है ये जो है ये नॉर्मली जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हम ऐसे BOE लिख दिए शॉर्टकट में, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर यूजुअली, एक लाइन लिख देते समझाने के लिए, यूजुअली ड्रॉन टू facilitate trade transmissions, that is bills are meant to finance actual purchase or sale of goods, purchase or sale of goods, but the mechanism of bill can be utilized to raise finance also, ठीक है। तो देखो नॉर्मली बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूजुअली हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं, ताकि हम लोग ट्रेड ट्रांसमिशन या फिर ट्रांजैक्शंस जो भी बोलो इसको हम लोग एकोमोडेट कर पाए। जैसे कि मैंने एकदम स्टार्टिंग डे पे तुम लोग को जो स्टोरी बताया था कि अगर मिस्टर जो एक्स है, बुक का मैंने एक एग्जांपल कैलकुलेटर या बुक्स का एग्जांपल दिया था, तो मैंने बोला था अगर क्रेडिट कोई ज्यादा टाइम के लिए मांग रहा है और हम लोग उनको जानते नहीं है और हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं आपको उधार में नहीं बेचेंगे तो हमारा कस्टमर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये क्योंकि एक डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है कि हमारे पास प्रूफ रहता है कि इनसे हमें पैसा मिलने वाला है, तो हम लोग ट्रेड ट्रांसमिशन के लिए नॉर्मली बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज करते हैं, ठीक है। बिल्स आर मीन टू फाइनेंस एक्चुअल परचेज और सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स जो हो रहा है मतलब किसी को गुड्स बेच रहा है किसी से गुड्स ले रहा है, उस केस में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करते हैं। बट द मैकेनिज्म ऑफ बिल्स कैन यूटिलाइज टू रेज फाइनेंस ऑल्सो, लेकिन पैसे की जरूरत पे भी हम लोग बिल ड्रॉ कर सकते हैं, इसको बोला जाता है एकोमोडेशन बिल। पैसे की जरूरत पे मतलब हम लोगों ने किसी को सेल परचेज नहीं किया, पैसे का जरूरत है तो हम लोग जो है सेल परचेज जो सॉरी बिल्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि देखो हम एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये है ए, ठीक है, ये है बी, ठीक है। इन दोनों में अच्छा जान पहचान है या फिर मान लो दोनों जो है अच्छे फ्रेंड है, ठीक है।
अब मान लो मिस्टर ए को जो है, मिस्टर ए को 9,000 रुपीज का, या फिर मान लो 10,000, मिस्टर ए को जो है 10,000 रुपीज का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है। अब ये अपने फ्रेंड बी के पास जाके बोल सकता है कि मुझे 10,000 दोगे उधार। अब मान लो बी के पास नहीं है, लेकिन वो उसका अच्छा दोस्त है, ठीक है, तो बी उसे ऐसे सजेस्ट कर सकता है, या फिर ए भी बोल सकता है कि चलो हम लोग एक दूसरे पे बिल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक दूसरे पे बिल्स ड्रॉ करने का मतलब है कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी पे बिल ड्रॉ करेगा, कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी पे बिल ड्रॉ करेगा। मान लो कि ए को पैसे का जरूरत है, तो बी बोल रहा है ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर क्या ड्रॉ करते हैं, बिल्स ड्रॉ कर लेते हैं, कितने का, 10,000 का, ठीक है, 10,000 का बिल ड्रॉ कर देते हैं। तो इसके पास बिल्स रिसीवेबल होगा, इसके पास बीपी होगा। अच्छा, अब ये लोग क्या कर सकते हैं, अब ये बी जो है ये जा सकता है बैंक के पास, ठीक है, बैंक के पास जाके ये बिल को कर सकता है, इस बिल्स रिसीवेबल को बैंक को देके उसको करवा सकता है डिस्काउंट, क्योंकि बैंक वाला तो पूरा पैसा नहीं देगा। तो मान लो बैंक वाले ने दे दिया 9,900, ठीक है, बैंक ने 9,900 दे दिया और डिस्काउंट काट लिया वही 100, ठीक है। अब ये बी क्या करेगा, बी ये पैसा ले जाके ए को दे देगा, लो तुम्हें 10,000 का जरूरत था, कोई बात नहीं, 100 रुपए कम हुआ, मैंने 9,900 बैंक से डिस्काउंट करवा के मैंने ला दिया, ठीक है। अब ये पैसा ए अपने काम में लगा लेगा। अब मान लो ये बिल ड्रॉ हुआ था फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो ये बिल का पैसा किसे देना चाहिए, वैसे बीपी तो दिख रहा है ए का ही, तो ए का ही देना चाहिए। तो ए क्या करेगा, ए जब टाइम आएगा तो बैंक में वो पैसा डिपॉजिट कर देगा, तो ए का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। तो यहाँ कुछ हमारा सेल परचेज नहीं हुआ, लेकिन दोनों मिलके एक दूसरे को एकोमोडेट कर दिए, मतलब फाइनेंस, मतलब पैसा रेज कर दिया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, क्या ऐसा होगा कि ए ने बी पे ड्रॉ किया, हाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ए ही बी पे ड्रॉ करेगा, बी ही ए पे ड्रॉ करेगा, वो तो हमें क्वेश्चन बताएगा कि कौन किस पे बिल ड्रॉ कर रहा है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है दोनों को पैसे का जरूरत है, ठीक है, जैसे मानो दोनों को पैसे का जरूरत है, इसको मान लो 5,000 का जरूरत है, इसको भी मान लो 5,000 का जरूरत है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पे बिल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ए ने बी पे 5,000 का, बी ने ए के ऊपर 5,000 का बिल ड्रॉ किया, फिर उसको डिस्काउंट करवा लिया, या फिर कोई एक ही पार्टी ने पूरा 10,000 का बिल ड्रॉ किया, उसके बाद वो पैसा अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जैसे मान लो ये वाला केस। अब मान लो बी को भी 5,000 का जरूरत था, तो बी क्या बोलेगा, ठीक है, ये 9,900 में से हाफ मुझे दे दो और हाफ ए तुम ले लो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आधा आधा बांट लेते हैं, और जब बैंक को पेमेंट करने का बारी आएगा अपना अपना हिस्सा को हम लोग पेमेंट कर देंगे, ठीक है, अपने अपने हिस्से को पेमेंट कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पर अगर मान लो ये वाले क्वेश्चन में 9,900 मिला, अब 9,900 का हम हाफ करते हैं, देखो कितना हुआ 4,950, ए ने 4,950 ले लिया, बी ने अपने पास 4,950 रख लिया, ठीक है, और ये डिस्काउंट भी दोनों को आधा आधा बांटना पड़ेगा, ठीक है, अगर पेमेंट आधा आधा ले रहे हैं तो इसका भी डिस्काउंट 50, इसका भी डिस्काउंट 50। अब जब ड्यू डेट आएगा, जब ड्यू डेट आएगा तो पैसा किसको मिलना चाहिए, बैंक वाले को, तो वो पेमेंट कौन करेगा, तो देखो जो नॉर्मल बात यह है कि बी को अपना हिस्सा पेमेंट करना पड़ेगा, ए को अपना हिस्सा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को अपना अपना हिस्सा पेमेंट करना चाहिए। देखो बैंक वाला तो अपना 10,000 ही लेगा, तो बी को कितना देना पड़ेगा, बी को बैंक में देना चाहिए 5,000, ठीक है, और ए को भी बैंक में देना चाहिए 5,000। लेकिन एक्चुअली बिल्स पे अगर बीपी पूरा ए के नाम पे ड्रॉ हुआ है तो पेमेंट तो ए को ही करना पड़ेगा ना, तो फिर बी जो है वो डायरेक्टली बैंक में नहीं देगा, बी क्या करेगा, बी अपने पोर्शन का अमाउंट ए को दे देगा, ये लो ए 5,000, तो ए के पास कितना आ गया, अपना यूटिलाइज किया गया 5,000 वो खुद देगा, बी ने जो पैसा रखा था वो 5,000 मिला के 10,000 ले जाके वो बैंक में डाल देगा, ठीक है। ये होता है नॉर्मल, इस तरीके से जो है एकोमोडेट कर सकता है एक दूसरे को, ठीक है। अब वो फ्रेंड होगा, अच्छा रिलेशन होगा तो ही ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज तो कोई किसी के लिए ऐसा नहीं करेगा। तो ऐसे हो सकता है। डिस्काउंट का अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट जो है प्रोपोर्शनेटली होता है, जैसे मैंने यहाँ आधा आधा बोला, अब क्वेश्चन में जैसे बोलेगा प्रोपोर्शनेटली होगा, क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी रिन्यूएबल हो सकता है, जैसे मान लो कि बीपी ए के नाम का था लेकिन ए नहीं दे पाया, बाई चांस ए पेमेंट नहीं कर पाया, तो पेमेंट किसको करना पड़ेगा, बैंक के पास जो जाता है उसी को पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, तो बी को पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन बी बाद में ए से रिकवर कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि बाई चांस मान लो ए के पास पैसा जुगाड़ नहीं हुआ तो नहीं दे पा रहा है, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, तब बी का लेकिन लॉस है, ठीक है, अगर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उस केस में बी का लॉस हो जाएगा, और अगर बाद में दे
देगा तो फिर भी ठीक है, चलो बाद में देगा तो इंटरेस्ट लगा के रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर ए इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर बी के लिए लेकिन वो लॉस हो जाएगा। वो तो देखो हो ही सकता है, ये अपने अंदर एग्री होंगे तभी ना ऐसा काम करेंगे, अदरवाइज क्यों करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, इलास्ट्रेशन 9, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि on 1st July 2022 George drew a bill 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation। म्यूचुअल एकोमोडेशन का मतलब है इनको पैसे का जरूरत था, ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक दूसरे पे बिल ड्रॉ किया। जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया है 1,80,000 का 3 मंथ्स के लिए, किसके ऊपर, हैरी के ऊपर। हैरी एक्सेप्टेड द बिल, हैरी ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद देखो जॉर्ज हैड परचेज गुड्स और 1,81,000 फ्रॉम जैक। अच्छा, कोई और एक पार्टी है जैक, जॉर्ज ने उससे भी पेमेंट ले सॉरी उससे जो है गुड्स परचेज किया ऑन द सेम डेट, मतलब इसी डेट को। जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। अब ये देखो करने से समझ में आएगा कैसे होगा, अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। देख लेते हैं किसके किसके बुक्स में एंट्री करना है। जर्नल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ हैरी, जॉर्ज एंड जैक। चलो तीनों के बुक्स में हम लोग एंट्री करते हैं और हम समझाते, देखो कैसे करके एंट्री होगा। यहाँ पर लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ हैरी, in the books of जॉर्ज, और हम लोग को इन द बुक्स ऑफ जैक भी बोला है, इन द बुक्स ऑफ जैक। मैंने देखो मेरे यहाँ पर जगह है तो मैंने ऐसे साइड बाय साइड किया है, तुम लोग अगर ऐसे साइड बाय साइड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, एक एक करके करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एंट्री स्टार्ट करते, सबसे पहले 1 जुलाई 2022 में जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया, तो यहाँ पर 1 जुलाई यानी 7/22, तो जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया है, तो जॉर्ज के बुक्स में एंट्री होना चाहिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा बीइंग बिल्स ड्रॉन, तो इनको बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके पास बीपी आ जाएगा सेम डेट में, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट। अच्छा अमाउंट तो लिखा नहीं मैंने, 1,80,000, being बीपी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ठीक है। ये भी इन्होंने बीपी एक्सेप्ट किया। अच्छा जब इन दोनों पे बिल ड्रॉ हुआ है तो इसके वजह से यहाँ पर तो कोई एंट्री नहीं होगा जैक के बुक में, ठीक है। अभी इन दोनों का बिल ड्रॉ हो गया, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। हैरी एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट हुआ, उसी के वजह से तो ये वाला एंट्री हुआ, ठीक है। जॉर्ज हैड परचेज गुड्स, जॉर्ज ने गुड्स परचेज किया है 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट, ठीक है। तो सेम डेट में यानी 1 जुलाई 2022 में किसने किससे गुड्स परचेज किया है, बोल रहा है कि जैक ने परचेज किया है, सॉरी फ्रॉम जैक, जैक से परचेज किया है जॉर्ज ने, तो जैक ने सेल किया है, तो जैक के बुक्स में एंट्री क्या होगा, जॉर्ज अकाउंट डेबिट, डेटर टू सेल होता है, तो डेटर टू सेल, डेटर का नाम क्या है, जॉर्ज है। कितने का जो है इन्होंने सेल किया, 1,81,000, बी गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो इनके बुक्स में अगर सेल वाला एंट्री होगा तो जॉर्ज की बुक्स में परचेज वाला एंट्री होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक, जैक से परचेज, जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जब जिस पार्टी के बुक्स में एंट्री होगा उस पार्टी के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। अच्छा ये हो गया, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसमें लिख देते हैं बी गुड्स परचेस्ड, ठीक है, परचेज हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। यहां से हम लोगों ने
यहां तक कर दिया। जॉर्ज एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस, जॉर्ज ने क्या किया है, एंडोर्स किया है। तो एंडोर्स क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल। क्या जॉर्ज के पास कोई बीआर था, चेक करो। हाँ, जॉर्ज के पास एक बीआर था, किसके नाम का, हैरी के नाम का। तो वही बोला है, देखो, जॉर्ज एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। अब उन्होंने क्या किया, जैक को बिल्स रिसीवेबल दे दिया फुल सेटलमेंट के लिए। तो उन्होंने जैक को क्यों दिया, क्योंकि जैक से उन्होंने 1,81,000 का परचेस किया था। अब इसका पेमेंट उन्होंने कैसे किया, बिल्स को एंडोर्स करके, ठीक है। तो एंट्री कैसे होगा, हम नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना 3 डेटा तो लिख नहीं पाएंगे, इतना कम जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर करके दिखाते हैं। इन द बुक्स ऑफ हैरी, in the books of George, in the books of Jack, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मैं बोला कि जॉर्ज ने क्या किया है, जो हैरी का एक्सेप्टेंस है वो एंडोर्स कर दिया है, ठीक है। हैरी का जो एक्सेप्टेंस है वो एंडोर्स कर दिया है फुल सेटलमेंट में। डेट हमें नहीं बोला है, तो डेट नहीं लिख सकते कब एंडोर्स किया है, तो हम यहाँ पर एंडोर्समेंट का एंट्री कर देते हैं, ठीक है। तो जॉर्ज के पास से क्या चला जाएगा, उसका बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा, तो 2BR हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2BR हो जाएगा। कितने का BR जा रहा है, 1,80,000 का BR जा रहा है, ठीक है। अच्छा, क्यों हम लोग ये BR जैक को इंडोर्स करें, ताकि जैक से जो परचेस किया था 1,81,000 का वो सेटल हो जाए, और वो भी पूरे सेटलमेंट के साथ कर रहे हैं। मतलब जैक 1,80,000 में ही मान जा रहा है, 1,81,000 नहीं लेंगे, फुल सेटलमेंट बोला है, तो जैक को डेबिट कर देंगे। जैक तो क्रेडिटर था, क्रेडिटर को पेमेंट करने से क्रेडिटर डेबिट हो जाता है। जैक डेबिट कितने से होगा, 1,81,000 से, ठीक है। अब अगर फुल सेटलमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट मतलब फुल सेटलमेंट, 1,80,000 की जगह 1,81,000 में मान गया, मतलब जॉर्ज को उसने डिस्काउंट दे दिया, कौन, जैक, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीप्ट। जैसे तुम लोग डिस्काउंट का एंट्री करते हो ना नरेशन में, सॉरी जर्नल एंट्री जब करते हो तभी ऐसे डिस्काउंट का एंट्री करते हो ना, कि डिस्काउंट में जो है हम लोगों ने क्रेडिटर को पेमेंट किया। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सेटलमेंट विथ जैक, ठीक है। जैक के साथ सेटलमेंट हो गया, तो जैक को भी एंट्री करना पड़ेगा। जैक क्या बोलेगा, जैक बोलेगा मेरे पास आ रहा है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, और हम अपने डेटर को इसके बदले क्या करेंगे, सेटल डाउन करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल्स रिसीवेबल आ रहा है, 1,80,000, और डिस्काउंट अलाउड करना पड़ रहा है, कितने का डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, 1,000 का, टू टू जॉर्ज। जॉर्ज जो इनके बुक्स में डेटर था, ये देखो डेटर था, वो हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। डेटर से पैसा की जगह हम लोगों ने ले लिया है, मतलब जैक ने ले लिया है उससे बिल्स रिसीवेबल। बी यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल accepted from George with settlement, ठीक है। अच्छा, इसका अगर डेट हम लोग लिखना चाहे, देखो वैसे तो डेट हमें कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग इसमें 1/7 ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो दूसरा कोई डेट अवेलेबल है नहीं। अगर लिखना चाहो तो सेम डेट ही लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास कोई डेट दिया नहीं है कि कौन से डेट पे ये हो रहा है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि परचेज हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना बिल एंडोर्स करके सेटलमेंट कर लिया, ठीक है। अब देखो उसके लिए हैरी के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा, ये तो जिसके साथ इसका ट्रांजेक्शन हो रहा है वहीं पर एंट्री हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का सेटलमेंट का एंट्री हो गया। अच्छा, इसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ, यहां तक हम लोगों ने एंट्री किया। ऑन 1 September 2022 जैक परचेज गुड्स और 1,90,000 फ्रॉम हैरी। अब जैक ने हैरी से गुड्स परचेज किया है, तो जैक के बुक में एंट्री होगा, हैरी के बुक में एंट्री होगा। तो 1 September जैक के बुक में एंट्री होगा और हैरी के बुक में एंट्री होगा। अच्छा, किसने सेल किया है, किसने परचेज किया है,
जैक ने परचेस किया है, तो हैरी ने सेल किया है, हैरी एंट्री करेगा जैक टू सेल्स, नहीं एक मिनट, जैक ने परचेस किया है, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा परचेज अकाउंट, जैक ने परचेस किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी, हैरी से परचेस किया। अच्छा कितने का परचेस किया है? 1,90,000 का, तो लिख लेते हैं। Being goods purchased। अब इसमें इनका तो कोई है नहीं लेना देना, अब हमें करना है हैरी के बुक्स में एंट्री, तो क्या एंट्री करेंगे? हैरी के बुक्स में एंट्री हो जाएगा जॉर्ज अकाउंट, नहीं जॉर्ज नहीं, जैक, जैक सॉरी नाम थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, इसके बुक्स में एंट्री हो जाएगा जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,90,000 बी गुड्स सेल। ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। अभी देखो हम लोगों ने यहां तक एंट्री कर लिया, फिर बोल रहा है जैक एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी। अब देखो क्या किया, जैक ने जो बिल उसने हैरी से लिया था वो एंडोर्स कर दिया है, सॉरी जो बिल्स उसने जॉर्ज से लिया था, देखो जैक ने एक बिल लिया था किससे? जॉर्ज से, वही वाला बिल वो हैरी को एंडोर्स कर रहा है, ठीक है, वही वाला बिल वो हैरी को एंडोर्स कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। बोल रहा है कि हैरी को जो भी पैसा देना है, किसको? जैक को। जैक क्या बोल रहा है? जैक बोल रहा है मुझे हैरी को टोटल जितना भी पेमेंट करना है, हम वो कैसे करने वाले हैं? टोटल पेमेंट कैसे करने वाले? एक तो हम बिल्स रिसीवेबल को एंडोर्स कर देंगे जो मेरे पास है, दूसरा बोल रहा है कि 9,000 रुपीज हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है, और मेरा पूरा फुल सेटलमेंट हो जाएगा। तो इन दोनों में जरूर बात हो गया होगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा देखो अब एंट्री फिर कैसे होगा, ये कब डिसाइड हुआ है? ये डिसाइड हुआ है रिसिप्ट, अच्छा इसका डेट तो नहीं दिया है, देखो जैक एंडोर्स द बिल ये बोला है 1 सितंबर को ही फिर कर देते हैं जब परचेज होने के बाद, ठीक है, कुछ डेट तो नहीं दिया है, तो इसी डेट पे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया। देखो तो अब देखो क्या होगा यहाँ पर, जैक क्या बोल रहा है? जैक बोल रहा है मेरा हैरी की तरफ जितना भी लाइबिलिटी है वो हम फुल्ली सेटल डाउन कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हैरी अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, कितने से फुल सेटलमेंट हो रहा है, क्वेश्चन हमें बोला है, तो पूरा 1,90,000 लिखो, ठीक है। अब फुल सेटलमेंट कैसे हो रहा है? बीआर जो मेरे पास है, जो मुझे जॉर्ज से मिला था वो हम एंडोर्स करेंगे, तो 1,80,000 का बीआर है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल 1,80,000, और हम एक पेमेंट भी करेंगे 9,000 का, तो टू बैंक या कैश लिख दो 9,000 का, ठीक है। तो एक्चुअली 1,89,000 का चीज 1,90,000 के बदले 1,89,000 तक जो है पेमेंट हुआ है, थोड़ा बीआर के तरफ, मतलब थोड़ा टू बीआर को यूज करके और बाकी जो है पेमेंट करके, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा सेटलमेंट है तो इनको डिस्काउंट मिला होगा, डिस्काउंट रिसीट, कितना डिस्काउंट मिला फिर? 1,000, ठीक है, तो इसको लिखेंगे बी एंडोर्समेंट of bill received from George for 1,80,000 and 9,000 paid in full settlement, in full settlement, ठीक है। अच्छा अब इसका इम्पैक्ट और किसके अकाउंट में आएगा? इसका इम्पैक्ट आ जाएगा जॉर्ज के अकाउंट में, सॉरी हैरी के अकाउंट में, हैरी के अकाउंट में, ठीक है, नाम मेरा थोड़ा बार बार गलत हो जा रहा है बोलते वक्त, ठीक है, लेकिन हैरी के अकाउंट में होगा ना ऑब्वियसली। देखो जैक ने पेमेंट किया किसको? हैरी को किया, उसका कैंसिल किया जो भी लाइबिलिटी था, तो फिर ये एंट्री किसके बुक्स में होगा? हैरी के बुक्स में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा? हैरी के बुक्स में हम लोग लिखेंगे 1 सितंबर
22 को देखो, हैरी के बुक्स में एंट्री हो जाएगा, बिल्स आ रहा है इसके पास, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने का बिल्स आ रहा है? 1,80,000 वाला, और पेमेंट मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 9,000। और इसने डिस्काउंट अलाउड किया है अपने कस्टमर को। कस्टमर कौन था? कस्टमर था जैक। डिस्काउंट अलाउड कितने का किया? 1,000। जो कैलकुलेशन उधर हुआ वही तो इधर भी होगा, सेम टू जैक अकाउंट 1,90,000 बी। यहाँ पर बीइंग जैक अकाउंट हम शॉर्ट में लिख दे रहे, बीइंग जैक अकाउंट फुल सेटल, ऐसे लिखते हैं, बीइंग जैक अकाउंट फुल सेटल, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जैसे ही इसके पास बिल आया ना, एक बात सोचो, जैसे ही इसके पास बिल्स आया, ये जो बिल्स रिसीवेबल इसने एक्सेप्ट किया, एक्चुअली ये बिल्स रिसीवेबल का पेयर कौन है? ये बिल्स रिसीवेबल का पेयर लेकिन हैरी है। देखो हैरी का 1,80,000 का बिल जो उसे जॉर्ज को पहले पेमेंट करना था, लेकिन जॉर्ज ने जब जैक को एंडोर्स कर दिया तो उसको इन्फॉर्म कर दिया हुआ कि पैसा मुझे नहीं देके जैक को दे देना। अब जैक वही वाला बिल इसको एंडोर्स कर दिया, तो अब क्या हुआ? वो बिल जिसका पेमेंट इसको कभी करना था, वही बिल इसके पास सेटल डाउन होके आ गया है। इसका मतलब देखो, ये पेमेंट, और ये खुद को थोड़ी ना पेमेंट करेगा। अब हैरी के पास जो बिल है, हैरी के पास जो बिल्स रिसीवेबल है, हैरी उसका होल्डर है, और उसमें नाम भी उसी का ही लिखा हुआ है कि उसी के नाम का वो बीपी है, मतलब ये बिल घूम फिर के इसी के पास आ गया ना। इसीलिए इसका मतलब इसको और किसी को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये जो इसका बीपी था, वो इसको किसी को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, तुम लोगों ने बोला नहीं, यहाँ पर बीपी होगा ना, तुम लोगों ने बोला ही, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बीपी होगा ना। तो ये देखो, ये बीपी उसका कैसे कैंसिल होगा? ये बीपी उसका कैंसिल होता, उसे पेमेंट करना पड़ता, लेकिन अब पेमेंट किसको करे? जो उस बिल का होल्डर होगा। बिल का होल्डर कौन है? ये खुद है। ये खुद है, तो खुद ही खुद को थोड़ी ना पैसा देगा। तो फिर कैंसिल कैसे होता है? बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब इसका लाइबिलिटी कैसे कैंसिल हुआ? इसका लाइबिलिटी जो है इसी के पास घूम फिर के आ गया, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा इसका बीपी। ऐसे कैंसिल होगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर। कितने का था? 1,80,000 का था, 1,80,000, ठीक है। बी, ओन एक्सेप्टेंस, ओन एक्सेप्टेंस रिसिप्ट फ्रॉम जैक, रिसिप्ट फ्रॉम जैक्स एंडोर्समेंट, कॉमा देके कैंसिल। अगर ऐसा होता है कि घूम फिर के जो बिल्स पेबल पे जिसका नाम लिखा हुआ है वो बीआर ही अगर उसके पास आ गया, तो वो और किसको पेमेंट करे? नॉर्मली तो होल्डर को पेमेंट करना है, ठीक है। अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब जैक जब इंफॉर्मेशन देगा किसको? हैरी को, कि ये पैसा हैरी को ही दे देना, बात तो यही हुआ ना। तो फिर हैरी अपने आप को थोड़ी ना पेमेंट करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका बीपी जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एंट्री इसके बुक्स में होगा, ये रिसीव करने के बाद ये हैरी अपने बुक्स में ये एंट्री कर देगा, ठीक है। तो ये हैरी का बुक्स, ये जॉर्ज का बुक्स, और ये जैक का बुक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो, ऑन 1 अक्टूबर 2022 हैरी परचेज गुड्स वर्थ 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज, ठीक है। अब फिर से 1 अक्टूबर 22 में हैरी ने गुड्स परचेज किया है जॉर्ज से, ठीक है। तो हैरी के बुक्स में एंट्री करते हैं परचेज का। 1 अक्टूबर 22, परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज 2 लाख, और जॉर्ज की बुक्स में भी एंट्री हो जाएगा। जॉर्ज की बुक्स में एंट्री होगा सेल्स, मतलब हैरी टू सेल्स, बी, गुड्स परचेज
बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये गुड्स परचेज का एंट्री और सेम डेट पे ये गुड्स सोल्ड का एंट्री हो गया। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोल रहा है कि हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक, और ये अमाउंट जो है वो हैरी ने चेक के थ्रू से पेमेंट कर दिया, तो ठीक है। टू बैंक, चेक में पेमेंट हुआ है तो बैंक लिखना मैंडेटरी है। बीइंग अमाउंट पेड, और यहां पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। देखो लास्ट जो एंट्री था वो तो काफी आसान था, एक सेल परचेज का एंट्री, उसके बाद कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट का एंट्री, ठीक है। मेन यहाँ पर जो दिख रहा था वो थोड़ा सा जो एंडोर्समेंट वाला क्वेश्चन था यहाँ पर वही देख सकते हो, थोड़ा वो इधर उधर वाला है, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जैक की बुक्स में बस इतना ही एंट्री होगा। तो देखो हम एक बार तुम लोग को यहाँ पर बता दें क्या क्या हमारा सिचुएशन हुआ, हम एक बार बता देते। देखो सबसे पहले क्या हुआ है कि जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया है किस पे, हैरी पे, हैरी ने बिल एक्सेप्ट किया, फिर जॉर्ज ने वो बिल जैक को एंडोर्स कर दिया, फिर जॉर्ज ने जैक से कुछ परचेज किया, और परचेज करने के बाद ये पहले देखो जॉर्ज ने परचेज किया जैक से और जैक ने सेल किया, इसका मतलब फिर उसके बाद जॉर्ज ने क्या किया, जो बिल्स रिसीवेबल उसके पास था वो एंडोर्स कर दिया किसको, जैक को, और ये 1,81,000 का जो उसने परचेज किया वो फुल सेटलमेंट करना चाहा, ठीक है। तो इसने बिल एंडोर्स कर दिया जॉर्ज ने, और जैक ने बिल ले लिया। फिर उसके बाद जैक ने हैरी से परचेज किया और हैरी ने जैक को सेल किया। अब पेमेंट करने के लिए हैरी ने कुछ अमाउंट जो है मतलब कैश पेमेंट किया, और एक बीआर उसके पास जो एंडोर्समेंट करके जॉर्ज से आया था वो बीआर इसको दे दिया, जिसका पेयर हैरी खुद ही था, तो हैरी ने वो एक्सेप्ट कर लिया और खुद का एक्सेप्टेंस को कैंसिल भी कर दिया, ठीक है, खुद के एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर दिया। उसके बाद हैरी और जॉर्ज में कुछ परचेज सेल हुआ, और ये पेमेंट जो है वो जॉर्ज ने कर भी दिया थ्रू चेक, ठीक है। बस इतना सा बोला था, यहाँ पर ये एंडोर्समेंट वाला ही देख सकते हो, थोड़ा अलग था, बाकी कुछ भी अलग नहीं था, ठीक है। 10th नंबर देखो क्या बोल रहा है, X draws on Y a bills of exchange 30,000 on 1st April 2022 for 3 months. X ने Y पे बिल ड्रॉ किया है 30,000 का 1st April 3 months के लिए। Y accept the bill and send it to X who gets it discounted for 28,200. तो 28,200 से उसने बिल को डिस्काउंट करवा लिया। X immediately remit 9,600 to Y on the due date. X being unable to remit the amount due accept a bill for 42,000 for 3 months which is discounted by Y. अब देखो इतना सारा लाइन बाय लाइन पढ़ने से तो नहीं समझ में आएगा, एक एक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमें जर्नल एंट्री दोनों के बुक्स में करना है, तो दोनों साइड जो है इन द बुक्स ऑफ एक्स और वाई करो, और एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ के हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इलास्ट्रेशन 10 इन द बुक्स ऑफ एक्स और इन द बुक्स ऑफ वाई। अच्छा तो एक एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि एक्स ने ड्रॉ किया है वाई पे बिल 30,000 का 1 अप्रैल 2020 को। तो 1 अप्रैल 2020 को एक्स ने बिल्स ड्रॉ किया है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 30,000 का, देख लेते 30,000 ही था, हाँ। बी बिल्स ड्रॉन, ठीक है। अच्छा 1/4/2020 को इसने फिर बिल्स एक्सेप्ट किया है, तो एंट्री हो जाएगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बी
बीपी एक्सेप्ट। अब देखो इनमें कोई सेल परचेस का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, देखो यहाँ कहीं नहीं बोला है एक्स ने बिल ड्रॉप क्यों किया है, कहीं भी नहीं बोला है, तो हम लोग ये मान सकते हैं ये एकोमोडेशन बिल का जो पोर्शन है वो वाला है। एकोमोडेशन बिल पे जैसे होता है ना कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पे बिल्स ड्रॉप करता है एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, देखो वाई ने ये बिल एक्सेप्ट कर लिया एंड सेंड इट्स टू एक्स, तो ये वाई ने एक्सेप्ट किया, एक्चुअली जिसके ऊपर बिल्स ड्रॉ होता है उसको उस बिल्स को साइन करके एक्सेप्ट करके जो ड्रॉयर है उसको रिटर्न करना पड़ता है। अब एक्स चला गया बैंक के पास और उसे डिस्काउंट करवा लिया है 28,800 पे, तो एंट्री क्या हो जाएगा, देखो एंट्री यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट करवाने का, डेट कुछ नहीं बोला है तो हम लोग मान लेते हैं तुरंत ही चला गया होगा डिस्काउंट करवाने के लिए, तो डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, तो बैंक वालों ने इनको कितना दिया है 28,800, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, कितने का बिल्स रिसीवेबल था 30,000, इतना रिसीव हुआ तो डिस्काउंट कितना हो गया 1200, बैलेंस करोगे तो निकल जाएगा, तो बीइंग बिल्स डिस्काउंटेड, ठीक है, बीइंग बिल्स डिस्काउंटेड। अच्छा बिल्स डिस्काउंट करवाने तो गया था एक्स, तो वाई का इसका कोई एंट्री होना चाहिए, नहीं, वाई का इस टाइम पे कोई एंट्री नहीं होगा जब ये डिस्काउंट करवाने गया होगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, एक्स इमीडिएटली रेमिट 9,600 टू वाई, मतलब एकोमोडेशन बिल है, देखो जो पैसा लेके आया उसमें से 9,600 उसने वाई को दिया, अब 9,600 ही क्यों दिया, ज्यादा कम क्यों नहीं दिया, वो तो देखो इनमें जो सेटलमेंट हुआ है, ठीक है, तो जैसा हमें क्वेश्चन बोलेगा, अब इन्होंने पहले से डिसाइड किया होगा कि हम 9,600 ही देंगे और वाई ने बोला मुझे उतना ही चाहिए होगा, ठीक है, तो हम लोग अपना अमाउंट जो गिवन है उससे एंट्री करेंगे, तो देखो एंट्री क्या होगा यहाँ पर, वो समझो ऐसा क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट टाइम अभी कर रहे हैं, एक्स ने 9,600 पे किया, ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, एक्स गया बैंक के पास, बैंक को बिल्स रिसीवेबल दे दिया और ये पैसा लेके आ गया, और जैसे ही पैसा उसके पास आ गया तो उसने कितना अमाउंट जो है वाई को दे दिया है 9,600, तो एंट्री क्या होगा, तो एंट्री ऐसा हो जाएगा, इसके पास पैसा था, ठीक है, कितना आया 28,800, इसमें से ये दे देगा कितना 9,600, तो टू बैंक क्रेडिट हो जाएगा, देखो पैसा आने से डेबिट चले जाने से क्रेडिट, ठीक है, और किसको दे रहा है वाई को, तो फिर वाई अकाउंट करेगा डेबिट। अच्छा वाई को डेबिट क्यों कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर में वाई से ये पैसा लेना पड़ेगा, सोचो इन लोगों ने तो खुद पे एकोमोडेशन बिल ड्रॉ कर लिया है, लेकिन पूरा लाइबिलिटी थोड़ी ना एक्स का है, क्योंकि पैसा यूज तो वाई भी कर रहा है, वाई को दिया जा रहा है ना 9,600, तो वाई को अपने हिस्से का पेमेंट जो है ड्यू डेट पे एक्स को करना पड़ेगा, एक्स पूरा पैसा ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर देगा। अब देखो y का अकाउंट कितने से डेबिट होगा हम बताते हैं, तो अगर पैसा लेना है तो डिस्काउंट चार्जेस भी लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हम ये बता रहे हैं कि देखो ये जो डिस्काउंट हुआ ये तो एक लॉस है, किसका, दोनों का, एक्स और वाई के केस में, ठीक है, अब बिल्स ड्रॉ जिस पे हुआ है नॉर्मली जो डिस्काउंट करवाता है उसी का लॉस होता है, अब तक तो हम लोग यही पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये बिल का फैसिलिटी तो दोनों लेगा, तो क्योंकि डिस्काउंट 1200 है तो उसमें से जितना अमाउंट वाई लेगा उतने का डिस्काउंट भी उसे लेना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली, तो कैसे करके हम लोग डिस्काउंट का कैलकुलेशन करेंगे, देखो 28,800 पे डिस्काउंट कितना है 1200, अगर हम लोग 28,800 रिसीव कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट बेयर करना पड़ रहा है 1200, तो अगर 1 रुपए रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट बेयर करना पड़ेगा इतना, तो अगर 9,600 कोई रिसीव कर रहा है तो प्रोपोर्शनेटली उसे कितना डिस्काउंट बेयर करना पड़ेगा, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिस्काउंट को प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये हो गया 28,800 इंटू 9,600, ठीक है, तो कितना हो गया देखो 400, तो इस तरीके से डिस्काउंट निकलता है, हम फिर से बता देते हैं कैसे डिस्काउंट निकालेंगे, जो बिल का पैसा दूसरे पार्टनर को रेमिट करेगा, जितना रेमिट करेगा उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, हम यहाँ साइड पे दिखा देते हैं, देखो टोटल डिस्काउंट कितना है 1200, आउट ऑफ कितना रिसीव्ड अमाउंट 28,800, तो अगर कोई 9,600 रिसीव कर रहा है तो उसे डिस्काउंट का कितना चार्जेस एक्सेप्ट करना पड़ेगा 400, तो डिस्काउंट कौन एक्सेप्ट करेगा वाई,
और इस वजह से इसका डिस्काउंट का टोटल अमाउंट कम हो जाएगा। देखो इसका डिस्काउंट कितना दिख रहा था, 1200 का लॉस दिख रहा था। अब उस लॉस में से अगर 400 का लॉस वाई बेयर करेगा तो उसका लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, होना भी चाहिए। अगर वाई पैसा लेगा तो फिर लॉस भी उसे बेयर करना पड़ेगा। तो एक्चुअली वाई ने टोटल कितने के बदले कितना लिया है, एक्चुअली वाई ने टोटल 10,000 के बदले 9,600 एक्सेप्ट किया है और डिस्काउंट लेना पड़ेगा 400, क्योंकि 10,000 तो इसको भी नहीं मिला, इसको 30,000 के बदले 30,000 थोड़ी ना मिला है कि वो 10,000 के बदले 10,000 दे। तो 10,000 के बदले कितना देगा, 9,600, और डिस्काउंट कितना हुआ 400। तो हम लोगों ने कैसे निकाला कि ये 10,000 था, हम लोग को ये बता दिया था क्वेश्चन में, डिस्काउंट हम लोगों ने खुद निकाल लिया। तो एक्चुअली रिसिप्ट अमाउंट कितना है, रिसिप्ट अमाउंट है हम लोगों का 10,000, ठीक है। लेकिन 10,000 तो पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि बैंक ने तो पूरा दिया ही नहीं है, तो कहां से मिलेगा, ठीक है। बैंक ने तो खुद ही 30,000 के बदले 28,800 दिया है। तो ये जो 9,600 मिल रहा है कितने रुपए के बदले, 10,000 के बदले, ठीक है। तो ऐसे करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे बीइंग अमाउंट रेमिटेड टू वाई, रेमिटेड टू वाई। अब देखो वाई अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, वाई बोलेगा मुझे पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। वाई बोलेगा मुझे पेमेंट मिल रहा है, तो वो एंट्री कुछ इस तरीके से कर लेगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 9,600, डिस्काउंट उसे बेयर करना पड़ेगा, डिस्काउंट डेबिट कितना 400 टू एक्स, एक्स से लिया है उसने 10,000, एक्स को वापस भी करना पड़ेगा, नहीं तो एक्स बैंक में कैसे बाद में डिपॉजिट करेगा। बीइंग अमाउंट एक्सेप्टेड फ्रॉम एक्स, ठीक है। एक्स से ये अमाउंट जो है इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, एकोमोडेशन बिल में एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया, फिर वो डिस्काउंट करवाया और उसमें से कुछ पोर्शन वाई को रिम्बर्स कर दिया या रेमिट कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं, देखो on the due date x being unable to remit the amount due accept a bill for 42,000 for 3 months which is discounted by y for 40,110। अब क्या हुआ, जब ड्यू डेट आया, तो ड्यू डेट कब आएगा, 1 अप्रैल का बिल ड्रॉ था 3 मंथ्स के लिए, तो अप्रैल टू मई, मई टू जून और जून टू जुलाई, ठीक है। तो जो ड्यू डेट है वो तो 1 जुलाई है, और मैच्योरिटी डेट अगर बोले, क्योंकि देखो जब कोई पे नहीं कर पाता है तो मैक्सिमम टाइम उसे दे दिया जाता है, तो और 3 दिन मिल सकता था, मतलब एक्स को अपना पेमेंट 4 जुलाई तक कर देना चाहिए था। लेकिन एक्स बोल रहा है कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोचो बैंक थोड़ी ना एक्स को जो है वो छोड़ेगा, ठीक है। बैंक तो बोलेगा एक्स को भाई तुम मेरा पेमेंट करो, ठीक है। तो अब वाई तो केपेबल है देने के लिए, वाई को अपना कितना हिस्सा देना पड़ेगा, जो 30,000 इन्होंने बैंक से मतलब 30,000 का बिल्स बैंक को डिपॉजिट किया था, बैंक वाले को 30,000 मिलना चाहिए। अब ये 30,000 का देना किसको कितना चाहिए, वाई को 10,000 देना चाहिए क्योंकि उसने 10,000 का हिस्सा लिया, और एक्स को देना चाहिए 20,000, ठीक है। लेकिन एक्स बोल रहा है हम दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब पूरा बर्डन जो है फिर वो किसके ऊपर आ जाता है, वाई के ऊपर आ जाता है, क्योंकि बैंक वाला कभी भी जो है वो वाई एक्स को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर हमें एंट्री क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले तो बोला है एक्स नहीं दे पाएगा, और उसके बदले एक्स ने क्या किया है, वाई से एक 42,000 रुपीज का बिल एक्सेप्ट कर लिया है, जिसको वाई ने डिस्काउंट करवाया है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है। पहले हम लोग देखते हैं कि अगर एक्स पे नहीं कर पा रहा है तो इसमें क्या एंट्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब एंट्री वाई करेगा, देखो वाई क्या एंट्री करेगा, इन द बुक्स ऑफ एक्स और इन द बुक्स ऑफ वाई, ठीक है। वाई क्या एंट्री करेगा, 4 जुलाई को एंट्री करेगा, 4 जुलाई 22 को वाई एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा, वो एक्स पे बिल्स ड्रॉ कर रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितने का 42,000, ठीक है। और एक्स जो है वो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, एक्स जो है वो बिल को एक्सेप्ट करेगा, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 42,000 being bill accepted due to non payment
और यहाँ पर हो जाएगा बीइंग बिल्स ड्रॉन, ठीक है, बिल्स ड्रॉ हो गया। अब ये बिल्स देखो फिर से वाई कहाँ चला गया है, बैंक में इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया है 40,110 रुपीज से, ठीक है। तो फिर वाई के बुक्स में एंट्री करना पड़ेगा डिस्काउंट करवाने का, तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल्स रिसीवेबल था, 42,000। कितने में डिस्काउंट हुआ, 40,110। 42,000 माइनस 40,110, तो 1890 डिस्काउंट चार्जेस हो गए। बीइंग बिल डिस्काउंटेड, तो ये बिल डिस्काउंट किसने किया, ये बिल डिस्काउंट जो है वाई ने किया है बैंक के पास जाके, तो एक्स की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या हुआ है देखो, नेक्स्ट ये तो हो गया, लेकिन सोचो ये 30,000 के लिए बैंक थोड़ी ना छोड़ेगा इन दोनों को, ठीक है। बैंक किसको बोलेगा, बैंक तो एक्स को बोलेगा कि तुमने एक बीआर रखा था पैसा दो, फिर एक्स वाई को बोलेगा हम तो नहीं दे पा रहे, इसके बदले मैंने तुमसे एक बिल भी एक्सेप्ट कर लिया है, अब पेमेंट तुम कर दो, ठीक है। मतलब देखो क्या हुआ, एक्स को पेमेंट करना था कि बैंक में ले जाके, ठीक है। तो क्या एक्स अकेले 30,000 देता, नहीं, एक्स देता अपने अपने हिस्से का 20,000 और वाई को देना था अपने हिस्से का 10,000। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, एक्स बोल रहा है हम पेमेंट नहीं कर सकते, बदले में उसने वाई से एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इस बीच में बैंक वाला थोड़ी ना छोड़ेगा एक्स को, नहीं, फिर एक्स तो वाई को ही बोलेगा ना हम तो पेमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए तो मैंने तुमसे बिल एक्सेप्ट किया है, तो पेमेंट तुम कर दो। वाई बोलेगा ठीक है हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने तो तुम पे बिल ड्रॉ किया है, तुमने एक्सेप्ट भी किया है, हम पेमेंट करेंगे। तो वाई क्या करेगा, जो पहला वाला बिल था जो बैंक में एक्स ने डिपॉजिट करवाया था, सॉरी डिस्काउंट करवाया था, वो बिल का अमाउंट वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री ऐसे हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। देखो वैसे भी उसी को देना था, बीपी तो उसी के पास था 30,000 वाला, अब ये 30,000 का पेमेंट वाई को बैंक में ले जाके करना था, ठीक है। तो वाई अकेले क्यों पे करे, वाई बोलेगा हम तो 10,000 ही पेमेंट करेंगे ना, मैंने तो इस पैसे से 10,000 ही लिया, तुम अपना 20,000 दो। अब एक्स तो बोल रहा है हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं दे पाएंगे, ये एक्स बोल रहा है, ठीक है। तो फिर वाई को ही पूरा पैसा देना पड़ेगा, और उसके बाद एक्स और वाई में क्या सेटलमेंट हुआ, एक्स और वाई में ये सेटलमेंट हुआ कि वाई ने फर्दर एक्स पे एक बिल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक वाले को दे देना है उनका 30,000, बैंक वाले को ये सबसे लेना देना नहीं है, उनका अपना टाइम हो गया, उनको उनका 30,000 वापस करना पड़ेगा। करेगा कौन, वाई। वैसे वाई को पूरा नहीं करना था, लेकिन वाई को मजबूरी में पूरा करना पड़ा क्योंकि एक्स नहीं दे पाया। बीइंग द अमाउंट पेड टू बैंक ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट में बैंक को ये पेमेंट कर दिया वाई ने, ठीक है। अच्छा और देखो नया बिल ड्रॉ हो गया है एक्स के ऊपर, और वो नया बिल जो है वो डिस्काउंट भी हो गया है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वाई ने 6,740 से सेंड कर दिया है एक्स को, मतलब ये भी एकोमोडेशन बिल है, ठीक है। ये फिर से एक एकोमोडेशन बिल ड्रॉ हुआ है, तो अब बिल ड्रॉ किया था वाई ने, तो वाई ही ले जाएगा डिस्काउंट करवाने के लिए, वाई ही ले जाएगा डिस्काउंट करवाने के लिए, और वाई ने 6,740 जो है वो एक्स को रिम्बर्स किया है, ठीक है। तो देखो एंट्री क्या होगा यहाँ पर, एक्स का बुक्स और वाई का बुक्स, ठीक है। तो वाई जो है अगर रिम्बर्स करेगा, हाँ बोलो बोलो। ম্যাম লাস্ট ন্যারেশনটা কি ছিল? Being the amount paid to bank on due date. ओके मैम। अच्छा अब देखो y जो है यहाँ पर, y जो है 6,740 सेंड कर रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या करेगा, y एंट्री करेगा, उसके पास से 6,740 चला जा रहा है, मतलब टू बैंक 6,740, ठीक है। अच्छा
अब किसको दे रहा है, एक्स को दे रहा है, तो एक्स अकाउंट डेबिट होगा, कितने से करना पड़ेगा वो हमें देखना पड़ेगा। और वाई जब पैसा देगा एक्स को तो अपना डिस्काउंट भी उसके साथ वो प्रोवाइड करेगा, तो उसका डिस्काउंट कम हो जाएगा, यहाँ हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक्स क्या एंट्री करेगा, एक्स बोलेगा मुझे अमाउंट मिल रहा है अभी वाई से एकोमोडेशन बिल के बिहाफ में इतना, और मुझे डिस्काउंट भी बेयर करना पड़ेगा, ठीक है, और पैसा बाद में वाई को देना पड़ेगा, ठीक है, ये एंट्री होना चाहिए। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्काउंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा देखो हम बताते हैं। टोटल बिल का अमाउंट कितना था, 40,110 रिसीव्ड अमाउंट था, ठीक है, रिसीव्ड अमाउंट था हम लोग का 40,110, यहाँ पर लिखते हैं। इसके बिहाफ में डिस्काउंट कितना हुआ था 1890, इसके बिहाफ में डिस्काउंट हुआ था 1890, जैसे ठीक हम लोगों ने यहाँ पर किया था। ये देखो रिसिप्ट कितना हुआ 26,800, आउट ऑफ डिस्काउंट 1200, ठीक है। तो अब देखो एक्स को रिसिप्ट कितना हो रहा है, वाई को रिसिप्ट कितना हो रहा है, सॉरी एक्स को रिसिप्ट कितना हो रहा है 6740, तो इसके बेसिस पे डिस्काउंट निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है। अगर पहले से ही कोई एकोमोडेशन बिल ड्रॉ था जिसका पैसा कोई भी पार्टी नहीं दे पाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब उस पर डिस्काउंट चार्ज किया जाता है तो सिर्फ नए वाले बिल पे नहीं होता है, ओल्ड बिल के अमाउंट को भी एड ऑन कर दिया जाता है। मतलब वाई यहाँ पर ये बोलेगा कि 40,110 रिसीव्ड हुआ है और उसके अगेंस्ट में डिस्काउंट हुआ है इतना। ये कौन सा है, ये पूरा केस जो है न्यू बिल ड्रॉन का है, ठीक है। और अगर कोई उसके अगेंस्ट में 6740 रिसीव कर रहा है न्यू बिल के अगेंस्ट में, तो उसका डिस्काउंट कितना होगा ऐसे करके हमें निकालना चाहिए। लेकिन ये सेकेंड टाइम बिल ड्रॉ हो रहा है क्योंकि एक्स ने जो है अपना पेमेंट नहीं किया था, तो इसीलिए यहाँ पर जो अमाउंट डिस्काउंट का कैलकुलेट होगा सिर्फ 6740 रिसिप्ट अमाउंट पे नहीं होगा, साथ ही साथ 20,000 पे भी होगा। सुनो, साथ ही साथ 20,000 क्या था, ये देखो 20,000 सॉरी 20,000, ये देखो 20,000 क्या था, 20,000 था वो अमाउंट जो वाई ने देखो यहाँ पर एक्स को कितना दिया था 10,000, ठीक है। एक सेकंड देखो 20,000 ही रिसीव होगा, हम दिखा देते कैलकुलेट करके कैसे 20,000 होगा। यहाँ पर देखो एक्स के बुक्स में वाई क्रेडिट कितने से हुआ है ऐसे समझना पड़ेगा, वाई क्रेडिट हुआ है 30,000 से, ठीक है। फिर यहाँ पर वाई डेबिट कितने से हुआ है 10,000 से, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे और वाई डेबिट या क्रेडिट हुआ है, हाँ वाई फिर से डेबिट हुआ है 42,000, ये तो नए वाले बिल का, हम पुराने वाले बिल तक का कैलकुलेशन करके बताएंगे। तो 20,000 से क्या हो जाएगा, वाई जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, 20,000 से वाई क्रेडिट हो जाएगा। तो ये 20,000 के ऊपर भी उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है, ये 20,000 के ऊपर भी उसका डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा। नॉर्मली डिस्काउंट का कैलकुलेशन रिसिप्ट अमाउंट पे होता है, लेकिन जितना पैसा बाकी है वाई को देने के लिए उतने पे भी हमें जो है डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा जब फर्दर रिन्यू होता है, ठीक है। अब देखो इस पे कितना अमाउंट निकल के आता है 6740 प्लस 20,000, ये हम लोग का हो गया 26,740, 1890 40,110 इंटू 26,740, टोटल करते हैं देखो कैलकुलेशन 1260, ठीक है। तो डिस्काउंट चार्जेस कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1260, यहाँ पर 1260, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा, यहाँ टोटल करना पड़ेगा, ये टोटल किए बिना निकलता भी नहीं है, तो ये हो गया 8,000। तो वाई ने एक्चुअली 8,000 के अगेंस्ट में 6740 लिया है, डिस्काउंट चार्ज किया है 1260, और एक्स को जो है वो कितना मिला है 8,000 के अगेंस्ट में 6740 मिला है और डिस्काउंट चार्जेस हुआ है 1260। अब इसका नैरेशन देखो, बी द अमाउंट डिस्काउंटेड एंड सेंड इट बाय y टू x, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखो बी द अमाउंट डिस्काउंटेड एंड सेंड
2x, ठीक है। x को ये अमाउंट जो है सेंड कर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से एंट्री होना चाहिए। तो देखो पहला डिस्काउंट का कैलकुलेशन नॉर्मल था। पहला डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे होता है? हमेशा डिस्काउंट का कैलकुलेशन होता है टोटल बिल अमाउंट में कितना रिसीव हुआ और उस पे डिस्काउंट कितना था इनटू जो पार्टी रिसीव कर रहा है उसके बेसिस पे। लेकिन अगर फर्दर उसने कोई ड्यू रखा है तो उसके बेसिस पे डिस्काउंट होगा। तो ये इस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, बिफोर द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्स बैंकरप्ट हो गया, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। और जो बिल ड्रॉ हुआ था 42,000 का, उसका वो कितना दे पाएगा? ही इज एस्टेट पेइंग 50 पैसा इन रुपीज, बट बस 50% ही दे सकता है। अब क्या करना पड़ेगा, जैसे ही बिल का पेमेंट नहीं मिलेगा तो पहले बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो एक्स जो है बिल्स को कैंसिल करेगा और वाई भी जो है बिल्स को कैंसिल करेगा। तो वाई क्या बोलेगा? वाई बोलेगा, देखो वाई को एंट्री करना पड़ेगा यहाँ पर ऐसे, एक्स अकाउंट डेबिट 42,000, ये देखो 42,000 का था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर वही है, बिल का होल्डर तो अभी बैंक है, बैंक में वो बिल चला गया था जो 42,000 वाला था। तो फिर वो पेमेंट कौन करेगा? फिर से वाई को करना पड़ेगा। तो वो लिखेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि बैंक को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो बी एक्सेस एक्सेप्टेंस which was discounted, जो डिस्काउंट कर लिया गया था, which was discounted dishonored, मतलब एक्स ने वो पे नहीं किया, उसके बदले वाई को पे करना पड़ेगा, मतलब वाई का फुल्ली लॉस है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब एक्स क्या एंट्री करेगा? एक्स को क्या एंट्री करना चाहिए? अच्छा, ड्यू डेट, लेकिन यहाँ पर तुम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम देख लेते हैं ड्यू डेट कौन सा होगा। अच्छा, ये एंट्री करेगा, इसका बीपी कैंसिल हो जा रहा है, बीपी अकाउंट डेबिट 42,000, लेकिन पेमेंट करने के लिए नहीं, इंसॉल्वेंट हो गया, टू वाइज अकाउंट, पहले ये एंट्री करेगा, बी बिल ड्यू डिसऑनर्ड ड्यू टू बैंक्रप्सी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये पे तो नहीं कर पा रहा है तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा, वाई को कितना पे करेगा? अच्छा, यहाँ पर 42,000 होगा, ठीक है। ये पहले अपने बीपी को कैंसिल करेगा और बोलेगा मुझे ये वाई को ये पैसा देना है, लेकिन इसको पता है ये बैंकरप्ट हो गया है, तो फिर ये वाई को कितना दे पाएगा? बोल रहे 50%, तो 42,000 का 50% जो है वो दे पाएगा। तो टू बैंक कितना हो जाएगा? 28,000 नहीं, इसका हो जाएगा 14,000। देखते कितना बोला था, 50 पैसा इन रुपीज, ठीक है। तो इसका 50%, तो 50% कितना होगा 42,000 का? हम 21,000। ओ 21,000, ये हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर भी कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगा, रुको हम बताते हैं, पहले एंट्री लिख लेते हैं और टू डेफिशिएंसी जो नहीं दे पाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन बताते कैसे होगा। और एक्स क्या, वाई क्या एंट्री करेगा? वाई बोलेगा मुझे एक से मिलेगा 50%, ठीक है, और जो नहीं मिलेगा वो हम लिख देंगे बैड डेट, और यहाँ पर हो जाएगा 2x, एक्स का अकाउंट हम लोग कर देंगे क्लोज, ठीक है। लेकिन अमाउंट कितना लिखना है वो हम बताते हैं। देखो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, क्या ये 42,000 पे नहीं होगा? देखो 42,000 के अलावा भी कुछ बाकी अमाउंट पहले वाला भी था, ठीक है, तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तुम लोग को एक्स और वाई का डेबिट और क्रेडिट वैल्यू देखते जाना है और उस हिसाब से कैलकुलेट करके दिखाना है कितना ड्यू हो रहा है। जैसे हम एक्स का यहाँ पर दिखाते हैं, देखो वाई क्रेडिट है कितने से? 30,000 से, ठीक है। सेम एक्स का जो आंसर आएगा वाई का उसका ऑपोजिट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसकी बुक्स में वाई फिर से डेबिट हुआ है, वाई का डेबिट है 10,000, जैसे हम लोग डेटर का पूरा डेबिट क्रेडिट कैलकुलेट करते हैं ना वैसे करेंगे। अच्छा, फिर एक्स के बुक्स में वाई देखो डेबिट हुआ है कितने से? 42,000 से, ठीक है। फिर एक्स के बुक्स में वाई कब कहाँ क्या हुआ है देखते हैं। फिर वाई जो है वो क्रेडिट हुआ है 8,000 से, फिर यहाँ पर वाई क्रेडिट हुआ है
2000 से, ठीक है। अब इसका पूरा कैलकुलेशन तुम लोग को करना है, तो हम पहले क्रेडिट का कैलकुलेशन करते हैं। ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, टोटल करते हैं 30,000 प्लस 42,000 प्लस 8,000, ठीक है। तो टोटल क्रेडिट हो गया 80,000, ठीक है। और डेबिट देखते हैं 10 और 42, 52,000 डेबिट है। अब इसका नेट करो, 80 माइनस 52 तो कितना हो गया, 28,000 क्रेडिट हुआ। मतलब जो भी इस बीच में देना लेना हुआ उसमें नेट जो है 28,000 पेएबल अमाउंट है एक्स के तरफ से वाई को, 28,000 पेएबल अमाउंट है एक्स के तरफ से वाई को, ऐसे कैलकुलेट करना है। और अगर तुम लोग वाई का निकालोगे कि वाई के बुक्स में एक्स डेबिट क्रेडिट होकर क्या निकला है, तो वहां पर तुम लोग का आ जाएगा 28,000 डेबिट, ठीक है। मतलब अगर x को y को 28,000 देना है तो y को x से 28,000 मिलेगा। अगर तुम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो वहां भी सेम दिखेगा। तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा y अकाउंट डेबिट जो है यहाँ पर 28,000 होगा, ठीक है। 42,000 लिखने से गलत हो जाएगा, ओवरऑल एडजस्टमेंट हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 28,000 और इसका 50% यानी 14,000 और 14,000, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट 14,000, यहाँ पर भी हो जाएगा बैड डेट डेबिट 14,000 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स का क्रेडिट 28,000, ठीक है। तो ये कैसे निकालना पड़ेगा, एंड में आके जब एकोमोडेशन बिल होगा, क्योंकि बहुत सारा मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है बीच में और डिस्काउंट का भी प्रोपोर्शनेट होते जा रहा है, तो हमें कैसे निकालना है, एक्स या वाई का कोई भी एक जगह पे तुम लोग जो है रफली यहाँ पर लिख लोगे कि वाई कैसे कैसे डेबिट या क्रेडिट हुआ है, ठीक है। वो लिखने के बाद नेट डेबिट या क्रेडिट जो निकल के आएगा वो दिखाना है तुम लोग को, ठीक है। तो फिर उस अमाउंट को हम लोग जो है नेट पेबल रिसीवेबल बोलेंगे, उसके बेसिस पे यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, ठीक है। और इसका नैरेशन जो है तुम लोग लिख लेना, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एंड बैलेंस रिटर्न ऑफ, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एंड बैलेंस रिटर्न ऑफ वाई के यहाँ पर लिख लेना बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एंड बैलेंस रिटर्न ऑफ, ठीक है। बाकी राइट ऑफ कर दिया बैड डेट के हिसाब से। इसका लिख दोगे बीइंग अमाउंट पेड एंड बैलेंस राइट ऑफ, यहाँ जगह नहीं है, बीइंग अमाउंट पेड एंड बैलेंस राइट ऑफ ये लिख के तुम लोग को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो लास्ट में कैसे कैलकुलेशन करना है वो भी मैंने बताया। यहाँ पर डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेशन करना है, तब भी तुम लोग को वो डेबिट क्रेडिट करके देखना है कि कितना पेएबल अमाउंट है, उतने पे जो है डिस्काउंट लगेगा। जब सेकेंड टाइम डिस्काउंट हो रहा है, मतलब पहले नहीं दिया फिर से हो रहा है, तो सिर्फ रिसिप्ट अमाउंट पे नहीं होगा, प्रीवियसली जो अनपेड अमाउंट है उसको भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो बात का तुम लोग को ध्यान रखना है। तो ये एकोमोडेशन बिल वाला क्वेश्चन था, ये हम लोग का एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ बस 3 क्वेश्चन है और जो एमसीक्यूज है वो है। आई थिंक कि नेक्स्ट क्लास में शायद ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आज इतना ही कर ম্যাম বলছি 80,000 মাইনাস 52,000 ওই পার্টটা একটু বোঝাবেন আর একবার, আমি ঠিক বুঝলাম না।